हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे एंट्रोपी और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट इंजन वगैरह। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन देखो, एक असाइनमेंट है इस टॉपिक से। ठीक है, तो उस असाइनमेंट के कुछ सर, क्वेश्चन हम लोग। हाँ बोलो। सर एक डाउट था जो आपने पिछले क्लास में क्वेश्चन कराया था ना। कौन सा क्वेश्चन? पहला एक फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमें एन आइडल गैस विद एडियाबैटिक एक्सपोनेंट गामा goes through a cyclic process within which absolute temperature varies with tau times. हाँ हाँ Find the हाँ, efficiency of तो तो ये सर लास्ट इसमें क्वेश्चन था ना, लास्ट क्वेश्चन। हाँ। यस सर। सर इसमें जो एक स्टेप था ना, Q1 मॉडुलस इक्वल्स टू Q2 मॉडुलस प्लस Q3 मॉडुलस प्लस वर्क डन, से ये हम्म। वाला समझ नहीं आया, ये वाला स्टेप कैसे आया? अच्छा, वो तो ऐसा था ना कि देखो, जैसे कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है ना, जैसे मान लो कोई भी हम लोग साइक्लिक प्रोसेस कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो पीवी डायग्राम है या जो भी डायग्राम है, इसमें साइक्लिक प्रोसेस ऐसे दिया हुआ है। ठीक है ना, इसमें अगर हीट मान लो एब्जॉर्ब हुआ Q1 और रिजेक्ट हुआ Q2, ठीक है ना, तो हाँ वर्क डन जी। कितना होता है? व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन ऐसे लिखते हैं ना, हीट Q1 एब्जॉर्ब माइनस Q। माइनस हीट रिजेक्टेड। यही तो होता है ना। मतलब हाँ कंजर्वेशन ऑफ जी। एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या होता है? देखो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग Q1 जो होगा वो ऐसे ही तो होगा कि हम ये कह सकते हैं कि जो Q1 हीट लिया ना, उसी का कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट हो गया और कुछ पार्ट जो है वो कन्वर्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया इसमें सिंक में। यही तो होता है। तो सिस्टम जो था ना यस हमारा, सर। वर्किंग सब्सटेंस, उसने Q1 एब्जॉर्ब किया तो उसका W पार्ट वर्क में कन्वर्ट किया, और क्या बोलते हैं, ये Q2 पार्ट को सिंक में रिजेक्ट कर दिया। तो हम लोग जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना, वो ऐसा था प्रोसेस। देखो यहाँ पे ये इस तरह से था। तो इसमें हम लोगों ने कंक्लूजन ये निकाले थे, इस तरह से साइकिल दिया हुआ था। तो इसमें हमने कंक्लूजन निकाला कि इसमें हीट Q2 एब्जॉर्ब, मतलब सॉरी, रिजेक्ट कर रहा है ये, है ना। ऐसा था कि ये रिजेक्ट कर रहा है हीट Q2, और यहाँ पे हीट रिजेक्ट कर रहा है Q3। ठीक है, और यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा था Q1। ठीक है, ऑब्वियसली देखो, ये जो Q1 है उसका कुछ पार्ट Q3 पे चला गया, Q1 एब्जॉर्ब किया हीट। ठीक है ना, सो सम पार्ट विल गो इनटू Q2 Q3 और रेस्ट विल गो इनटू वर्क डन। यही तो होगा ना, Q1 विल बी इक्वल टू, यस ऐसा ही तो होगा, Q2 प्लस Q3 और प्लस वर्क डन। ऐसा तो होगा ही ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। इज दैट ओके? यस वही, यही हो गया। तो ऐसे भी देखो ना, तो ये हीट एब्जॉर्ब्ड है और ये दोनों मिलकर के हीट रिजेक्टेड है। तो एक्चुअली वर्क डन हमेशा इतना ही होता है हीट इंजन में, हीट एब्जॉर्ब्ड माइनस हीट रिजेक्टेड। ठीक है ना, तो हीट रिजेक्टेड तो यही दोनों का सम है ना, तो दैट इज इक्वल टू वर्क डन, तो आएगा ही। ओके, यस। ठीक है। सर इसी क्वेश्चन में एक स्टेप में वो था कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, वो कैसे किए थे? वो तो ऐसा है ना कि देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, सॉरी, देखो ये ऐसा है कि ये ऐसे स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से जब जाता है तो उसका इक्वेशन ऐसे y और x का होता है, तो y इज इक्वल टू mx हो जाता है ना, ये ऐसे। यस, थैंक यू। जब ऑरिजिन y इक्वल टू mx प्लस c होता है ना, तो ये y इक्वल टू mx हो जाएगा। तो y की जगह पे p लिखा हुआ है, और यहाँ पे हम इसकी जगह कुछ अल्फा लिख दिए थे, कांस्टेंट की जगह पे m की जगह पे अल्फा। और ये जो है ना, इधर v था तो इधर v लिख दिए थे ऐसे। तो जब भी कोई स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से जाएगा ना, तो उसका इक्वेशन तो y इक्वल टू mx होता ही है ना, तो फिर ये तो बनेगा ही। ठीक सर ठीक है, और किसी को कोई डाउट? देखो, वो क्वेश्चन ऐसा था ना कि मतलब जरूरी नहीं कि हम जब सॉल्व किए तो आप लोग को पूरा correct हो। ठीक है, हो सकता है। तो वॉइस क्लियर नहीं सर आ वॉइस रही। ब्रेक हो रही है। ठीक है, तो हम, हेलो, अब आ रही है वॉइस? यस। यस सर। ठीक है, तो हम देखो ये कह रहे हैं कि उसको क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा था ना कि उसके सभी स्टेप्स हो सकता है कि आप लोग को एग्जैक्टली नहीं समझ में आया हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को एक बार खुद से करके देखना चाहिए। ठीक है ना, तो एक बार खुद से करो, फिर जब नहीं हो तो हमने जो कर किया वो स्टेप फिर देखो कि क्या किया गया है। ठीक है ना, तो इस तरह से करोगे ना तो ज्यादा समझ में आता है। ठीक है ना, तो मतलब जानते हो क्या होता है कि जब भी आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर करना है ना, तो किया हुआ क्वेश्चन, जैसे क्लास में जो कराया गया है ना क्वेश्चन, उसको अगर तुम कुछ दिनों के बाद बिना देखे हुए खुद से करोगे ना अगर, ठीक है ना,
तो ज्यादा तुम्हें मतलब अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। हर क्वेश्चन जो कराया गया क्लास में उसको बिना देखे हुए एक बार खुद से करना चाहिए। ठीक है, ऑल राइट। तो देखो ये एंट्रोपी और इससे रिलेटेड जो है ना क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं एग्जाम में, तो इसीलिए हम लोग इस पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है ना, देखो जैसे ये पूरा असाइनमेंट जो है ना उसी पे है, एंट्रोपी और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वगैरह पे है। ठीक है ना, तो हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन देखो डिस्कस करेंगे इस पे। इससे जो है ना सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, ऑल एग्जाम्स। ठीक है ना, इसमें से कुछ क्वेश्चन मतलब रिपीट हुआ है दूसरे असाइनमेंट का भी, में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाला, उसके भी कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, तो वो तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। ठीक है ना, देखो एक दो जैसे ये सब क्वेश्चन जो है ना हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, याद आ रहा है ना तुम लोग को? रिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसमें फाइनल टेम्परेचर कितना अटेन होगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन हम लोग डिस्कस या तुम लोग को ये देखते हुए समझ में आया ये क्वेश्चन हम डिस्कस किए कि नहीं किए? रूट T1 यस T2 सर। याद है? यस सर। हाँ, हीट हाँ। इंजन में बताया था ना कि अगर फाइनाइट सोर्स ऑफ सिंक हो गया और उसके बीच में रिवर्सिबल इंजन लगा दिया जाए। ठीक है ना, तो ये सब एंट्रोपी वाले क्वेश्चन तो सब हमने करा दिए कल, है ना? वो बस पढ़ लोगे तुम लोग का आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, तो ये सब जो पार्टीशन हटाने वाले क्वेश्चन है ना ये सब हमने कल करा दिए, तो बन ही जाएगा। ठीक है, तो वो हम नहीं करा रहे हैं। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन देखो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो थोड़ा सा अलग टाइप का है। ठीक है, ठीक है, जैसे देखो ये क्वेश्चन है, ये नेट नेट के एग्जाम में पूछा गया 2016 में। ठीक है ना, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग सभी लोग, देखिए। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? इंटरनल क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, बट ट्रैक कर लेना चाहिए ताकि बाद में अगर कभी क्वेश्चन आता है तो ऐसा ना हो कि एग्जाम में सॉल्व ना हो रहा है। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा है? द इंटरनल एनर्जी, हम लोग जिसको यू लिखते हैं ना उसी को ई लिखा है इसमें, ध्यान रखोगे। ठीक है ना, ई जो है लिखा गया है ना वो यू है। ठीक है, ऑफ ए सिस्टम एट ए फिक्स्ड वॉल्यूम इज फाउंड टू डिपेंड ऑन टेम्परेचर एज। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो जो दिया हुआ है उसको नोट डाउन करो जल्दी से। ठीक है ना, तो इसमें दिया गया है कि ये क्वेश्चन नंबर है 66 असाइनमेंट का। ठीक है ना, इंटरनल एनर्जी, चलो हम यू लिख देते हैं। ठीक है ना, यू इज इक्वल टू, ठीक है ना, ए टी स्क्वायर दिया हुआ है प्लस बी टी, ऐसा दिया हुआ है, बी सॉरी बी टी का पावर 4 है। ठीक है, सो देन एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इज, तो इसमें एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर देखो निकालने के लिए बोल दिया गया, इंटरनल एनर्जी दे दिया गया है। ठीक है ना, तो हमें, तो देखिए आपको करना क्या होगा कि जैसे कुछ रिलेशन हम क्लास में बताए थे ना, अगर मान लो याद नहीं आ रहा है तो ऐसे लिख लोगे, टी डी एस इज इक्वल टू, हम ऐसे बताए थे डी यू ऑफ प्लस पी डी वी, ऐसा है ना। तो इसमें तो वॉल्यूम को तो बोल ही दिया है, कांस्टेंट लेना है। ठीक है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये तो डायरेक्ट जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से टी इज इक्वल टू आ जाएगा डी यू अपॉन डी एस। ठीक है ना, ऐसा होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनेगा एक, है ना? ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, या ऐसा कर सकते हो, देखो टी, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट बोला गया है क्वेश्चन में, v इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो देखो हम ये तो s का फंक्शन तो है नहीं, तो हम इसको डिफरेंशिएट तो नहीं कर सकते हैं, तो हम ऐसा करेंगे ना कि ऐसे ही लिख देंगे, देखो टी डी एस इज इक्वल टू, हम डी यू लिखेंगे ऐसे, टी डी एस इज इक्वल टू डी यू। तो अब आप देखिए यहाँ से कि टी डी एस इज इक्वल टू डी यू, तो यू है ना, इसको डिफरेंशिएट करके डी यू बना दो, तो ये बन जाएगा ए, टू ए और टी। समझ में आ रहा है ना? देखो जिस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं वैसे ही करना होगा, जैसे v को कांस्टेंट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, v कांस्टेंट बोला गया है क्वेश्चन में, तो ये जीरो हो जाएगा, तो du बाई डी एस करने से काम नहीं चल रहा है। ठीक है ना, क्योंकि u एज ए फंक्शन ऑफ एस नहीं लिखा हुआ है, तो हम ऐसा करेंगे टी डी एस ही रहने देंगे, इज इक्वल टू डी यू लिख देंगे। ठीक है ना, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो टू ए टी और प्लस यहाँ पे फोर बी टी क्यूब हो जाएगा। अब देखिए इधर भी टी है इधर भी टी है, तो ये कैंसिलेशन हो जाएगा दोनों साइड से। ठीक है ना, तो ये कैंसिलेशन कर देंगे तो यहाँ से डी एस इज इक्वल टू आ जाएगा टू ए, अच्छा सॉरी साथ में सबके डी टी भी आएगा, है ना, क्योंकि डिफरेंशियल ले रहे हैं ना, तो टू टी डी टी ऐसे होगा ना यहाँ पे, और यहाँ फोर बी टी क्यूब और डी टी, तो डी टी कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से टी कैंसिल हो जाएगा, तो टू ए और यहाँ पे बस डी टी अब मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, प्लस यहाँ पे भी एक टी कैंसिल हो जाएगा, तो फोर बी और ये बन जाएगा टी स्क्वायर और डी टी। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है ना, तो इंटीग्रेट करोगे ना तो देखो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, s इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से आ गया टू ए और t और प्लस
ये बन जाएगा 4b और टी क्यूब और डिवाइड बाय 3, ठीक है ना। प्लस आप सम कांस्टेंट ऐड करना चाहते हैं तो कांस्टेंट मान लीजिए c1 ऐड कर दिया। अब इसमें हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा देंगे कि t टेंड्स टू 0 पे s टेंड्स टू 0 हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो बस यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए दिस इंप्लाइज दैट c1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, c1 0, तो c1 0 कर देंगे। तो देयरफॉर s जो आएगा यहाँ से s इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 2at और प्लस 4b और टी क्यूब और डिवाइड बाय 3, दैट्स द आंसर। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए ये नेट के एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। किसी को अगर नहीं समझ में आएगा तो कुछ कुछ अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लोगे, ठीक है ना। सो दैट्स द आंसर। देखते हैं ऑप्शन मैच कर रहे हैं ना। कितना आया हमारा आंसर, 280 प्लस 4bt क्यूब डिवाइड बाय 3, ठीक है, ये वाला आंसर। ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 66 का सी देखो दिया हुआ है, 66 का सी दिया हुआ है यहाँ पे देखो, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सब तो वैसे ही क्वेश्चन है। इसका देखो जरा, ये क्या आंसर है, इसका क्या होगा ये क्वेश्चन। ये आई थिंक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वी हैव डिस्कस। ये डिस्कस क्वेश्चन क्या कराया गया क्लास में, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है देखने से कराया गया है। क्या लगता है तुम लोग को, नहीं कराया गया है? चलो तो इसको एक बार अटेम्प्ट करके देखो, क्या लिखा हुआ है, 1 मोल ऑफ ए गैस at initial temperature Ti comes into contact with a heat reservoir at temperature Tf, and the system is allowed to reach equilibrium at constant volume, ठीक है। If the specific heat of the gas varies like this, where alpha is constant, total change in entropy is, इसको निकालिए आप लोग जरा देखिए। क्वेश्चन यहाँ पे आधा थोड़ा सा एक लाइन बस ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे कि 1 मोल ऑफ गैस at initial temperature Ti comes into contact with heat reservoir at temperature Tf, and system is allowed to reach equilibrium at constant volume, ठीक है। If the specific heat of the gas is this, where alpha is a constant, total change in entropy, ठीक है। सभी लोग इसको अटेम्प्ट करिए, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर जो गैस का है ना, 1 मोल ऑफ गैस बोला गया है, उसका इनिशियल टेम्परेचर Ti है, ठीक है। बस इतना ही इंफॉर्मेशन उस लाइन में है, ठीक है ना। एंट्रोपी से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, आप देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन भी एंट्रोपी का है, ये भी एंट्रोपी का है, ठीक है। सो बहुत कॉमन टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, तो थोड़ा सा अगर हम, सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आ रहा है। देखो एक बात बता रहे हैं, अगर हम अपना कॉमन सेंस लगाए थोड़ा, ठीक है ना, तो देखो ऐसा है ना, टी है, सीवीटी तुम जानते हो कि अगर हम जैसे हीट निकालते हैं ना, तो उसमें लिखते हैं एम सी और डी टी, एम सी डी टी लिखते हैं ना, बोलो लिखते हैं कि नहीं लिख सकते, एम सी डी टी लिखते हैं।
तो उसमें देखो क्या होगा, ऐसा सोचो तुम कि हीट जब निकालोगे ना तो एम सी डी टी, सी का वैल्यू तुम पुट करोगे इतना, देखो हम बोर्ड पे बता देते हैं लॉजिक, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस का तो जानते हो देखते के साथ ही आंसर पता चल जाता है, ठीक है ना। देखो क्या होगा कि जैसे हम हीट निकालेंगे डी क्यू, तो आप जानते ही हो कि हम लोग ऐसे लिखते हैं एम सी और डी टी ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे ये देखो ये जो है ना कांस्टेंट वॉल्यूम में बोला गया है, ठीक है ना। तो एम और इसका वैल्यू अल्फा टी दिया हुआ है और डी टी, तो ऐसा सोचो कि इसको इंटीग्रेट करोगे ना तो इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर में हीट वगैरह कुछ निकालोगे अगर, ठीक है ना, तो कुछ ऐसा तो बनेगा ना, टी फाइनल का स्क्वायर माइनस टी इनिशियल का स्क्वायर, तो मतलब जहां पे ऐसा होगा वही आंसर हो जाएगा, और क्या, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें तो जानते हो मतलब हम क्या बोलते हैं, लॉजिक से अगर देखें तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन हो सकता है और कोई ऑप्शन, क्योंकि इसी में टी फाइनल के स्क्वायर माइनस टी इनिशियल के स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि हीट निकालने से तो ऐसा कुछ आएगा ही ना, ठीक है ना, टी फाइनल स्क्वायर माइनस टी इनिशियल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन इसका डी होगा। अब देखो हम बता देते हैं कैसे होगा डी ऑप्शन, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है ना। एक बार तो देख ही रहे हो कि आया हुआ है, लेकिन दोबारा भी आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें वन मोल, a mole of a gas at initial temperature Ti comes into uh, contact with a heat reservoir at temperature Tf, and system is allowed to reach equilibrium at constant volume if specific heat of the gas is this much। गैस का स्पेसिफिक हीट ये दिया हुआ है, ठीक है ना। अल्फा इज अ कांस्टेंट, टोटल चेंज इन एंट्रोपी, टोटल चेंज इन एंट्रोपी मतलब सिर्फ गैस का नहीं बोला है, टोटल चेंज मतलब जो पूरे यूनिवर्स का निकालना है। तो देखो क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे मान लीजिए ये गैस है, ठीक है ना, पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, इसमें ऐसे फिल किया हुआ है गैस, इसका इनिशियल टेम्परेचर टी इनिशियल है। अब ये रखा हुआ है किसी, मान लो किसी इसके ऊपर, सपोज कर लेते हैं कुछ भी है, मान लीजिए समथिंग है, आइस है, जो भी है, ठीक है ना, या मान लीजिए कोई अवन वगैरह कुछ है, ठीक है ना। इसका टेम्परेचर दिया हुआ है टी एफ, ठीक है। देखो इसको बोला जा रहा है हीट रिजर्वायर, हीट रिजर्वायर, जिसको मतलब हम सोर्स भी बोल सकते हैं, दिस इज सोर्स, जिसको हम लोग जैसे कार्नोट साइकिल वगैरह में सोर्स बोलते हैं ना, वो है, समझ लो सोर्स है ये। देखो हीट रिजर्वायर को अगर इसका साइज नहीं दिया हुआ है ना, मतलब हीट कैपेसिटी वगैरह इसका कुछ नहीं दिया हुआ है अगर, ठीक है ना, तो जनरली इसको जानते हो हम इनफाइनाइट मानते हैं, तो दिस इज इनफाइनाइट। अगर जानते हो ये फाइनाइट होगा ना हीट रिजर्वायर, तो इसका हीट कैपेसिटी जरूर दिया हुआ रहेगा, जैसे गैस का हीट कैपेसिटी दिया हुआ है ना क्वेश्चन में कि CV इज इक्वल टू अल्फा टी दिया हुआ है इसमें, तो इसका भी दिया रहेगा अगर ये फाइनाइट होगा तो, और अगर इनफाइनाइट है ना तो नहीं दिया रहेगा, ओके। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसको इनफाइनाइट मानना है, ठीक है ना, बिकॉज इट्स हीट कैपेसिटी इज नॉट गिवन, मास इज नॉट गिवन। तो जब भी हीट रिजर्वायर लिखा हुआ है, दो तरह का हो सकता है हीट रिजर्वायर, फाइनाइट का भी हम लोग डिस्कशन किए थे, ठीक है ना। देखो रिमाइंड करा रहे हैं तुम लोग को, यही तो किए थे हम लोग डिस्कशन के, कोई हीट रिजर्वायर T1 टेम्परेचर पे है और दूसरा T2 टेम्परेचर पे है। अब इसके बीच में लगा दिया गया कार्नोट साइकिल, मतलब एक हीट इंजन लगा दिया गया जो रिवर्सिबल साइकिल में काम कर रहा है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने देखा कि इसमें क्या बोलते हैं फाइनल इसका भी टेम्परेचर चेंज होने लगा था, इसका भी, दोनों का हीट कैपेसिटी इक्वल दिया हुआ था C, ठीक है ना। तो हमने देखा कि दोनों का टेम्परेचर चेंज होने लगा था और लास्ट में टेम्परेचर जो फाइनल अचीव हो गया था वो दैट वाज इक्वल टू रूट अंडर T1 इंटू T2, दैट वाज द आंसर, ठीक है ना। तो ये हम लोग निकाले थे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्लियर, इसमें बताया हुआ था कि दोनों की हीट कैपेसिटी इक्वल है, हीट कैपेसिटी सेम, इसमें नहीं बताया ना हीट कैपेसिटी, तो समझ लो इनफिनाइट मानना है, ठीक है ना। तो बस देखिए क्या होगा कि इससे इसमें मान लेते हैं कि हीट सप्लाई होगा, ठीक है ना, हीट इज गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है ना। तो इसका टेम्परेचर चेंज होगा फाइनली, तो गैस के लिए देखिए क्या हो रहा है, गैस में जो है ना इनिशियल टेम्परेचर टी इनिशियल है और फाइनल टेम्परेचर इसका टी फाइनल हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि गैस ने कितना हीट एब्जॉर्ब किया, तो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए इसको क्यू लिख रहे हैं हम लोग, तो क्यू इज इक्वल टू ऐसे लिखना पड़ेगा एम सी डी टी, मतलब एन, इसमें मोल की बात किया है ना तो इसमें एन लिख देते हैं, एन सी, और सी सी भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे लिया जा रहा है हीट, तो इसमें बोला गया है तो एन सी वी डी टी लिख देंगे, इनिशियल टेम्परेचर टी इनिशियल और फाइनल टी फाइनल हो जाएगा। तो एन तो 1 बोला गया है, सी वी अल्फा, और यहाँ पे टी और डी टी हो जाएगा,
टेम्परेचर टी इनिशियल से टी फाइनल तक जा रहा है, ठीक है ना। तो बस क्यू जो यहाँ निकला ना वो अल्फा बाई 2 हो गया, और क्या बोलते हैं टी फाइनल का स्क्वायर और माइनस टी इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो आप लोग सोच रहे होगे कि हम क्यों निकाल रहे हैं हीट एब्जॉर्ब, हमको तो निकालना था एंट्रोपी, तो वो भी निकालेंगे, अभी देखोगे आपको समझ में आ जाएगा क्यों निकाले हम हीट एब्जॉर्ब, क्योंकि हीट तो एब्जॉर्ब यही कर रहा है ना। तो हमको ये पता चल जाएगा जितना हीट ये एब्जॉर्ब किया ना उतना हीट इसने रिजेक्ट किया है, ठीक है ना। तो हमें ये पता चल गया कि इतना हीट इसने एब्जॉर्ब किया है, इतना हीट इसने रिजेक्ट किया है, ठीक है ना। तो अब देखो हम चेंज इन एंट्रोपी ऑफ गैस निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो गैस का चेंज इन एंट्रोपी निकालोगे तो ऐसे लिखोगे डी क्यू बाई टी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा डी क्यू बाई टी, ठीक है। तो यहाँ पे dq की जगह फिर से वही लिखेंगे n cv dt, तो n की जगह 1 हो जाएगा, मतलब n cv और dt, ठीक है ना, और बाई t। तो यहाँ से हो जाएगा n की जगह 1 लिख देंगे और cv हो जाएगा अल्फा t और dt, ठीक है ना, बाई t, t और t कैंसिल हो गया, तो इसका टेम्परेचर चेंज हुआ t इनिशियल से t फाइनल, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आंसर आ गया अल्फा t फाइनल माइनस t इनिशियल, ठीक है। तो ये चेंज इन एंट्रोपी ऑफ गैस निकल गया, ठीक है, सॉरी डेल्टा एस ऑफ गैस, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिजर्वायर, ठीक है ना, क्योंकि टोटल बोला गया है ना तो रिजर्वायर का भी निकालना पड़ेगा, तो डेल्टा एस ऑफ रिजर्वायर, ठीक है ना। तो फिर से ऐसे लिखेंगे देखो डी क्यू अपॉन टी। तो एक्चुअली रिजर्वायर इनफाइनाइट है ना, तो इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे ये बेसिकली टी एफ ही लिख देना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्यू डी टी एफ तो बाहर हो जाएगा, तो ये क्यू बन जाएगा, लेकिन क्योंकि इसने हीट रिजेक्ट किया है ना तो इसको माइनस क्यू लिखना पड़ेगा, माइनस क्यू बाई टी एफ, ये लिखना होगा। तो यहाँ से देखिए इसमें लिखे ये वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा, 2 टी एफ हो जाएगा, क्योंकि इट हैज रिजेक्टेड द हीट, तो हम लोग जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स में हीट रिजेक्टेड को नेगेटिव लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव लिख देंगे, और ये देखो हम क्यू का वैल्यू यहाँ से पुट कर रहे हैं ये, तो इसीलिए देखो हम यहाँ पे क्यू पहले निकाल लेते हैं यहाँ पे, कि ये जो गैस है ना उसने कितना हीट एब्जॉर्ब किया, तो टी फाइनल स्क्वायर माइनस टी इनिशियल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाट वी गेट, तो अल्फा डिवाइड बाय 2 टी एफ, टी फाइनल स्क्वायर माइनस टी इनिशियल स्क्वायर, ये निकल गया, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे टोटल चेंज इन एंट्रोपी निकालना है, ठीक है ना। तो डेल्टा एस दोनों को ऐड कर देंगे, एस टोटल, ठीक है, तो डेल्टा एस ऑफ गैस, ठीक है, और प्लस डेल्टा एस ऑफ रिजर्वायर, ठीक है। बस ये आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा एस टोटल जो निकलेगा यहाँ पे देखो टोटल दैट विल बी इक्वल टू, तो गैस का ये निकल गया था अल्फा, और यहाँ पे टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है, और रिजर्वायर का जो निकलेगा वो अल्फा अपॉन 2 टी एफ, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा टी फाइनल का स्क्वायर और माइनस टी इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है, दैट्स द आंसर, ठीक है, ये इसका आंसर है। किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछ लोगे, ठीक है ना। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, किसी को कोई डाउट? हाँ, हाँ बोलो। सर मतलब हम सर मतलब हम क्यू क्यू को देखकर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मतलब एस का वैल्यू कैसे हो। क्या क्या फिर से बोलो, आवाज क्लियर नहीं आई तुम्हारी। सर मैं बोल रहा हूँ कि सर जैसे हम क्यू को मतलब कैलकुलेट करके डेज का प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मतलब ऐसे कुछ टर्म आएंगे टेम्परेचर में। क्या बोल रहे मतलब एग्जैक्टली अभी भी हमको क्लियर नहीं हुआ, तुम कह रहे हो क्यू को कैलकुलेट करके हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रेडिक्शन की तो बात ही नहीं है, इसमें तो बस यही तो हो रहा है कि इधर से हीट इसमें जा रहा है, तो एंट्रोपी इसका भी चेंज होगा, इसका भी चेंज होगा, ठीक है ना। तो हम क्या बोलते हैं इसका चेंज इन एंट्रोपी निकाल दिए, और इसका अलग अलग, तो हम बताए थे ना कि ये जो फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बाई टी, ये एक सिंगल सिस्टम में अप्लाई होता है, ठीक है। तो देखो एज ए होल दोनों में तो एक साथ तो अप्लाई नहीं किया इसको, हम अलग अलग तो दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डेल्टा क्यू बाई टी इसके लिए। तो एक्चुअली क्या है कि इसमें देखो क्या हो रहा था कि हमको ये बात पता थी पहले, एक्चुअली ये तुम लोग भी अब समझ जाओगे ना कि जैसे ऐसा क्वेश्चन जब भी होता है तो हमें
क्यू की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हम क्यू पहले निकाले थे यहाँ पे, क्योंकि देखो इसमें इसका टेम्परेचर कांस्टेंट था और ये बाहर आ जाएगा, तो फिर हमको क्यू तो चाहिए ही था। तो ये जो क्यू जितना ये रिजेक्ट किया ना, उतना ही क्यू इसने एब्जॉर्ब किया है, तो इसीलिए हम हीट एब्जॉर्ब पहले निकाल लिए थे यहाँ पे, क्योंकि हमें पता था कि आगे जाके क्यू यूज होने वाला है। तो जो हीट ये रिजेक्ट किया, ठीक है, तो बस ऐसा कर दिया गया इसमें। अब इसमें प्रेडिक्शन का क्या मतलब, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या बोल रहे हो? बस ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसमें ऐसा कोई टफ कैलकुलेशन भी नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, तो देखो। सर, हाँ बोलो। तो टेम्परेचर चेंज इन इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, ये वाला थोड़ा बता दीजिए क्यों होता है। कोई भी इनफाइनाइट साइज का जो ऑब्जेक्ट रहेगा, तो उसका क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कैसे चेंज होगा? क्योंकि देखो ऐसा होता है ना कि उसमें जब इनफाइनाइट हीट दोगे तभी टेम्परेचर चेंज होगा। क्योंकि आप देखो ऐसा होता है ना कि हम लोग Q इज इक्वल टू ऐसे लिखते हैं ना, Q या डेल्टा Q इज इक्वल टू, मतलब ऐसे लिखते हैं MC और डेल्टा T, ऐसे मान लो हमने लिखा, ठीक है ना। अब इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट है तो उसका मास इनफाइनाइट हो गया। कोई भी फाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट देखो, अगर डेल्टा T निकालोगे ऐसे, तो देखो डेल्टा Q अपॉन MC ऐसे लिखोगे। तो अगर तुमने मान लो 1 जूल 2 जूल कुछ भी हीट उससे निकाल लिया या उसमें ऐड कर दिया, ये मास तुम्हारा इनफाइनाइट है, ठीक है ना। ये जो मतलब जो ऑब्जेक्ट है ना, इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट या हीट रिजर्वायर जो इनफाइनाइट है, उसका मास इनफाइनाइट होगा। तो अगर हीट थोड़ा बहुत एक्सचेंज कर भी लेगा ना किसी सिस्टम से, तो यहाँ पे मान लो 5 जूल 10 जूल 20 जूल कुछ भी लिख दो यहाँ पे, इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो चेंज इन टेम्परेचर तो इनफाइनाइट ही होगा ना, सॉरी जीरो ही आएगा ना। समझ में आया? यस तो सर। हाँ, तो ये ध्यान रखेंगे कि जब भी ये हीट रिजर्वायर अगर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट, तो उस केस में टेम्परेचर जो होगा ना वो कांस्टेंट ही होगा। इस टेम्परेचर हैज टू बी कांस्टेंट, ठीक है, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो कल भी तो एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना जैम का, तो उसमें भी तो यही कॉन्सेप्ट लग रहा था। तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया था क्या? कल कल के क्वेश्चन में देखो, ये जो क्वेश्चन कल कल का लास्ट ऐसा एक क्वेश्चन देख लोगे तुम लोग, अब हम दोबारा नहीं दिखा रहे हैं। वो जो क्वेश्चन आ रहा था जिसमें 5 जूल और -5 जूल ऐसे करके आंसर जो आ रहा था, ठीक है, तो उसमें भी तो यही कह रहे थे कि हम लोग हीट जो भी एब्जॉर्ब किया है उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर से जस्ट डिवाइड कर दे रहे थे ना। यहाँ पे देखो हीट एब्जॉर्ब डिवाइड बाय टेम्परेचर कर दे रहे थे, ठीक है। तो उससे निकल जा रहा था हमारा क्या बोलते हैं, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ इंजन, और फिर चेंज इन एंट्रोपी ऑफ क्या बोलते हैं ये हीट रिजर्वायर, है ना। इस तरह से हम लोग कल भी कैलकुलेट कर रहे थे ये, ओके, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट, तो ये देखिए पिछले क्लास में हम लोग, अच्छा ये इसका आंसर देखो जरा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है, दिस वन, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें बोला गया है बी इज कांस्टेंट एंड अदर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। तो इसमें बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कल जो बता रहे थे ना हम उसी से रिलेट करके आप आंसर निकाल सकते हो, एक बार कैलकुलेट करके देख लो डायरेक्टली। बी ऑप्शन। ये आ रहा है टेम्परेचर इक्वल टू दिस मच, ये हमको लग रहा नहीं आएगा। आई थिंक बी कैसे आ जाएगा? सर बी से रॉन्ग नहीं हो जाएगा वो जो मतलब एस फंडामेंटल पावर स्क्वायर से। आना चाहिए। हाँ अच्छा, ऐसे स्क्वायर आना चाहिए भाई ना। हाँ, हो सकता है बी आ जाए, लेकिन उसमें ऐसे स्क्वायर नहीं है, है ना। सर सी। सी में क्या लिखा, प्रेशर ऑफ द गैस, अच्छा।
हाँ, सी ऑप्शन आ सकता है, ठीक है ना। बी तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एस स्क्वायर आना चाहिए वहां पे, ठीक है। सी ऑप्शन आ सकता है, सी इज पॉसिबल, है ना। ठीक है, में क्या लिखा हुआ है, ई इक्वल टू बी एस क्यूब डिवाइड बाई वी एन, ठीक है ना। तो इसमें इंटरनल एनर्जी ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए, इंटर ये क्वेश्चन है, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू बी एस क्यूब दिया हुआ है डिवाइड बाई वी एन, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे इसको u चलो लिख देते हैं, u इज इक्वल टू ऐसे लिखा हुआ है बी एस क्यूब अपॉन वी एन। अब हम लोग जानते हैं कि ऐसे हम लोग लिख देते हैं टी डी एस इज इक्वल टू डी यू और प्लस हम लोग ऐसे लिख देते हैं पी डी वी वर्क डन वगैरह, ठीक है ना। तो अगर हम क्या बोलते हैं, यहाँ से देखिए, अगर आप टेम्परेचर, ये लास्ट क्लास में बताया गया था कि टेम्परेचर निकालना चाहते हो तो आपको ऐसे लिखना होगा डेल यू, बी को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, डेल यू बाय डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और अगर प्रेशर निकालना चाहते हो तो हम क्या बोलते हैं, यू को कांस्टेंट, प्रेशर निकालना चाहते हैं तो यू को कांस्टेंट करना पड़ेगा ना, यू को कांस्टेंट करेंगे, नहीं एंट्रोपी को कांस्टेंट कर देंगे, एंट्रोपी को, है ना। तो प्रेशर निकालना चाहते हैं तो एंट्रोपी को कांस्टेंट कर देंगे, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा डेल यू बाय डेल वी, है ना, विथ नेगेटिव साइन, विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करने से देखो, u को अगर हम s से, ये u है, इसको s से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो s स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, वो मैच नहीं कर रहा है। टेम्परेचर यहाँ पे जो निकलेगा ना वो आ जाएगा 3b एस स्क्वायर और वी एन, ये आ जाएगा। और प्रेशर जब निकालोगे ना, प्रेशर तो डेल यू बाई डेल वी करोगे, इससे वन बाई वी का डेरिवेटिव वन बाई माइनस वन बाई वी स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए बी, और ये हो जाएगा एस क्यूब अपॉन वी स्क्वायर और एन, ठीक है ना, ये आ गया, ठीक है। तो दैट्स द आंसर, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन, प्रेशर का जो ऑप्शन दिया हुआ है ना वो करेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना, ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, ठीक है। दैट्स द आंसर, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन देखो और डिस्कस कर रहे हैं इसमें से, ठीक है ना। ये सब तो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, ये तो हो ही गया, यही तो हम अभी अभी हम तो यही डिस्कस किए थे ना, हाँ यही डिस्कस किए थे, ये सब तुम लोग कर लोगे, ठीक है ना, ये तो हमने करा ही दिया। ये किसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, एन आइस क्यूब ऑफ मास 5 ग्राम at a temperature of minus 23 degrees Celsius is dropped into a lake whose temperature is 27 degrees Celsius. After equilibrium is established, what is the change in entropy of the universe? Okay, ठीक है। latent heat of fusion for melting of ice दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया हुआ है और स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमें निकालना है, ठीक है ना, चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है। तो एक बार तुम लोग ऐसा करो, थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करके देखो, क्योंकि हम कैलोरीमेट्री बता चुके हैं तुम लोग को, ठीक है ना। तो कैलोरीमेट्री का ही कॉन्सेप्ट है, बस एंट्रोपी उसमें मिक्स किया गया है, ठीक है। तो एक बार जरा क्विकली सभी लोग कैलकुलेट करके देखिए क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। और साथ में हम भी अभी बताएंगे, ठीक है ना, अगर नहीं होगा तो, ठीक है। तो एक बार जरा फास्ट कैलकुलेशन की आदत पड़नी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो जैसे अभी आप लोगों को हम 3-4 मिनट का टाइम दे रहे हैं, ठीक है। जरा एकदम फास्ट कैलकुलेशन करके देखो, क्योंकि एग्जाम में तो फास्ट करना पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर 45, an ice cube at a temperature of minus 23 डिग्री सेल्सियस is dropped into, तो हम भी नोट डाउन करते हैं जब तक, ठीक है ना, डेटा आप लोग तक सॉल्व करिए इसको, ठीक है। क्वेश्चन है ये, देखिए क्वेश्चन नंबर है 45, इसमें लिखा गया है एन आइस क्यूब मास, आइस, आइस के लिए मास दिया हुआ है, इसको m1 लिख देते हैं 5 ग्राम, ठीक है ना। इसका स्पेसिफिक हीट C1 जो दिया हुआ है दैट इज 0.5, और इसका लेटेंट हीट L1 जो दिया हुआ है वो 80 दिया हुआ है, ठीक है ना। 0.5 ये कैलोरी पर ग्राम है पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और ये इतना दिया हुआ है कैलोरी पर ग्राम, ये आइस के लिए दिया हुआ है। वाटर, वाटर इसका इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है टी इनिशियल, टी इनिशियल इज इक्वल टू -23 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब आई इसका जो ये T1 है, इसका दिया हुआ T1,
इसका टेम्परेचर जो दिया हुआ है T2 दैट इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस है। इसका स्पेसिफिक हीट सी कैपेसिटी दिया हुआ है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसका मास दिया हुआ होगा, अच्छा लेक दिया हुआ है, लेक, तो लेक का तो इनफाइनाइट मास हो जाएगा ना, इट इज इनफाइनाइट, ठीक है। तो लेक है ये, लेक, तो मतलब इनफाइनाइट मास हो गया। अच्छा ये तो उसी जैसा क्वेश्चन हो गया अभी जो हम लोग सॉल्व किया ना, इनफाइनाइट मास। अच्छा ये क्वेश्चन उसी के जैसा हो गया बिल्कुल, ठीक है ना, जो अभी नेट का क्वेश्चन कराया गया ना, बिल्कुल उसी के जैसा हो गया ये। ठीक है, अभी नेट का जो क्वेश्चन कराया गया उसी के जैसा है, सभी लोगों का आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल उसी के जैसा क्वेश्चन है ये। बी। जब बी आ रहा है, और लोग बताइए क्या आंसर आ रहा है इसका। बिना देखे हुए आंसर की को सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलो देखो हम भी सॉल्व करते हैं। देखो इसमें ऐसे क्वेश्चंस में जब भी होगा ना कि एक छोटा सा ऑब्जेक्ट को किसी बड़े ऑब्जेक्ट में डिप किया जा रहा है या कांटेक्ट में लाया जा रहा है, तो इसका पहला काम होता है हीट एब्जॉर्ब निकाल लो, ठीक है ना। तो इसने कितना हीट एब्जॉर्ब किया, ठीक है ना, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय आइस, ठीक है ना, आइस ने कितना हीट एब्जॉर्ब किया। तो इसमें दो स्टेप में हीट एब्जॉर्ब होगा, एक तो हो जाएगा देखो mc और dt इंटीग्रेशन T1 से T2 तक, ठीक है ना, ऐसा होगा, क्योंकि ये इनिशियल टेम्परेचर इसका था, वो लेक के टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस फिर ml, ऐसे m1 c1 और ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, ये m1 l1 ऐसा हो गया। तो ये हीट इसने एब्जॉर्ब किया, ठीक है ना, दैट्स व्हाट वी गेट। तो अब आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से मास इसका देखिए 5 ग्राम दिया हुआ है, 5 ग्राम, ठीक है ना, और सी इसका 0.5 दिया हुआ है। टेम्परेचर में जो चेंज होगा ना वो देखिए फाइनल टेम्परेचर 27 और प्लस 23 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस, सर हाँ सर इसमें जो ये कंबाइंड फॉर्मूला लिखा हमने T1 to T2, सर इसमें मतलब दो वो नहीं आएंगे, मतलब एक तो T1 से 0, क्योंकि वो आइस है उस टाइम पे तो मेल्टिंग पॉइंट पे अच्छा, हाँ पहुंचेगा। नहीं नहीं सही कह रहे हो तुम, सही कह रहे हो, ठीक है ना, वो हमसे गलती हुआ, ठीक है, सही कह रहे हो। यहाँ पे पहले ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, mc/dt ऐसे लिखेंगे, पहले T1 से 0 तक जाएगा और ये m1c1 होगा, प्लस फिर ml होगा m1 इंटू एल और प्लस, ठीक है ना, फिर m1 और c2 हो जाएगा फिर, क्योंकि वाटर बन जाएगा, ठीक है ना, और dt, और ये 0 से 27 तक जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं m1, ठीक है, पहले ये आइस जो है 0 टेम्परेचर तक पहुंचेगा, फिर मेल्ट होगा, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, वाटर बन करके बढ़ेगा टेम्परेचर, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे m1 हो जाएगा 0.5, सॉरी 5 दिया हुआ था ना, 5 ग्राम,
5 इंटू 0.5 हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई ये टेम्परेचर जो है ना, ये -23 है, 23 से 0, तो ये जो है ना 23 आ जाएगा यहाँ पे, 0 - 23 प्लस यहाँ पे M1 वही 5 ग्राम है और इसका वैल्यू 80 है, और प्लस, ठीक है ना, यहाँ पे जो वैल्यू है वो 5 ग्राम है, ठीक है ना, और C2 जो आ रहा है यहाँ पे, C2 1 है और यहाँ पे 27 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन अभी करना होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली ये कैलकुलेशन आप लोग करके देखिए कितना आ रहा है। तो 54, इसको कितना आ रहा है, 400 आ गया यहाँ से, और इधर से आ जाएगा 1/2। तो कैलकुलेशन बड़ा सर 592.5 आ रहा है। कितना आ रहा है, 592.5। 5। चलो हम मान लेते हैं इतना, ठीक है ना, कैलोरी। तो ये क्यों निकल गया, इतना हीट इसने एब्जॉर्ब किया, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या है कि हम इसमें जो है ना चेंज इन एंट्रोपी ऑफ पहले आइस का निकालेंगे, मतलब आइस जो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है उसका, ठीक है ना। तो फिर ये देखिए 2 स्टेप में हीट एब्जॉर्ब किया ना, तो यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा, देखिए पहले स्टेप में M1 C1 और dt और बाई T, ऐसे लिखना होगा। तो अब टेम्परेचर देखो, जब एंट्रोपी निकाला जाता है ना तो टेम्परेचर को केल्विन में पुट किया जाता है, तो ये 273 इसमें ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे -23 है ना, प्लस 273 ऐड करना होगा, ठीक है। और जैसे 0 था तो इसमें 273 ऐड करना होगा, ठीक है ना, ये ऐसा हो जाएगा, प्लस, ठीक है। ml दिस अकर्स एट 0, ये वाला हीट जो एब्जॉर्ब होता है ना वो तो कांस्टेंट, इस टाइम टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तो इसमें ऐसा हो जाएगा M1 इंटू एल अपॉन यहाँ पे 0 प्लस 273, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे ये फ्यूजन होता है ना, आइस कन्वर्ट्स इनटू वाटर 0 डिग्री, तो Q डायरेक्ट इतना हो जाएगा, ऐसा होगा ना, dq by t का इंटीग्रेशन करोगे ना तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस उस टाइम मेंटेन रहेगा, तो डी टेम्परेचर बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। तो और dq करोगे तो ये इतना हो जाएगा ml प्लस, समझ में आया सभी को। देखो एंट्रोपी चेंज ऐसे निकालेंगे ना, dq/t, तो जब फ्यूजन हो रहा होता है ना, जब हम बताए थे ना, जब फेज ट्रांजिशन हो रहा होता है, एक फेज से दूसरे फेज में ऑब्जेक्ट चेंज हो रहे होते हैं, तो उस टाइम टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तो टेम्परेचर बाहर आ जाएगा, dq से ml बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, और प्लस यहाँ पे फिर से यहाँ पे लिखना होगा M1 C2 और dt, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे टेम्परेचर। अब यहाँ पे देखो 273 से, और ये 27 प्लस 273 करोगे ना तो 300 ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे डेल्टा एस ऑफ आइस, ठीक है ना, ये। तो बस आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, देन यू विल गेट द आंसर। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन बड़ा है काफी, है ना। तो इसमें जो है ना, देखो यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। तो मास वगैरह सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, दिस इज 5 ग्राम, और C का वैल्यू दिया हुआ था 0.5 आइस वाला, ठीक है ना, और dt ये ln, ये बन जाएगा ln 273, और डिवाइडेड बाय इसमें से 3 माइनस कर दोगे 0, 250 हो जाएगा, 250 ये इतना आ गया, प्लस इस वाले टर्म से इससे तो मतलब मास 5 था और L का वैल्यू था 80, ये सब कैलोरी में है भी, ठीक है ना, कैलोरी में, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय 273 ये इतना आ रहा है, और प्लस यहाँ पे आ रहा है, क्या बोलते हैं, दिस इज M1 इज 5 और C2 इज 1, ठीक है, तो ये तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे ln 300 और डिवाइड बाय 273 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है ना। तो ये डेल्टा C ऑफ ये आइस का ये निकल गया, ठीक है ना। तो ये सब कैलोरी में अभी निकाल रहे हैं, अभी कैलोरी में रहने दो, लास्ट में उसको जूल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। 1 कैलोरी जानते हो ना, 4.18 या 4.2 जूल ऐसा होता है, ठीक है ना। तो डेल्टा एस ऑफ आइस जो निकला है ना, ये अब हमें कैलकुलेटर का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बिना कैलकुलेटर के ये निकल नहीं सकता है, ठीक है। तो इसको जरा कैलकुलेटर में फीड करके बताइए आप लोग, जरा देखें, हम भी कैलकुलेटर अब रखेंगे, ठीक है ना। मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है। तो इसको जरा कैलकुलेटर में कोई देखो, जरा कैलकुलेट करके कितना आ रहा है ये पूरा कैलकुलेशन। फोर हंड्रेड डिवाइड बाई 273, डोमिनेटिंग टर्म यही होगा हमको लग रहा है, ठीक है ना, दिस इज द डोमिनेटिंग टर्म, मतलब 400 डिवाइड बाई 273। तो सर 2.15।
2.15 आ रहा है यस सर। इतना। इसको लिखना होगा कैलोरी पर केल्विन, ठीक है ना, क्योंकि टेम्परेचर केल्विन में लिखा गया है, इतना कैलोरी पर केल्विन। अब हम डेल्टा एस जो है ना इसका निकालेंगे, क्या बोलते हैं, ये सही बताया हो ना 2.15, ऐसे हमको लग रहा है सही है ये, ठीक है ना, क्योंकि ये फैक्टर जो है ना उसी के आसपास आने वाला है, ठीक है। ठीक है, तो डेल्टा एस ऑफ लेक अब निकालेंगे। लेक ने देखो इतना हीट लूज किया हुआ है, जो भी हीट इसने एब्जॉर्ब किया ना वही लेक, और लेक का टेम्परेचर जो था ना वो कांस्टेंट था 27, ठीक है ना, तो इसका निकलेगा -592, समझ रहे हो ना। लेक का जब भी कोई रिजर्वायर वगैरह का, क्योंकि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना, तो जब एंट्रोपी चेंज ऐसे dq/t इंटीग्रेशन से निकालेंगे ना, तो t कांस्टेंट होगा, बाहर हो जाएगा, dq टोटल हीट निकल आएगा, तो ये हो जाएगा 592.5 और डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर इसका कितना था, ये 300, ठीक है ना, इसका लेक का टेम्परेचर 300 है, 227 प्लस 273, 300 हो गया, तो ये हम डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है ना, तो तीन तीन हो जाएगा और ये बच जाएगा 3 और 27, और दो बचेगा, 3 से 21 और फिर 15, ठीक है, इतना एग्जैक्टली इतना ही आएगा, ठीक है, 1.975, तो ये इसका माइनस में आएगा, ठीक है ना, तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी निकालेंगे ना, डेल्टा एस टोटल, ठीक है ना, तो ये दोनों को बस ऐड कर देना होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे अब देखिए ये 0 है, तो ये 5 हो जाएगा, हम दोनों को ऐड कर दे रहे हैं ये, ठीक है ना, और ये बन जाएगा 14 में 7 जाएगा 7, और ये बन जाएगा हमारा 10, एक आ जाएगा, 0.175 आ रहा है आंसर इसका, इतना। अच्छा, तो अभी इतना कैलोरी पर केल्विन है, उसमें जूल में दिया हुआ है ना, तो इसको इसको 4.2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4.2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो देखो ये आ जाएगा 0.175 और इंटू 4.18 या 4.2 लगभग मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, तो इतना जूल पर केल्विन आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो 17 × 14 = 6.6 के आसपास, 0.7 के आसपास आ रहा है आंसर, हमको लग रहा है 7 या 8 के आसपास, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो जरा कितना आ रहा है। 75 आ रहा है। हाँ मतलब ये वाला आएगा आंसर, हमको लग रहा है 0.8 के आसपास आ जाएगा, ठीक है ना, सी ऑप्शन आना चाहिए। इसका आंसर देखे जरा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 45, 45 का सी, हाँ सी ठीक आंसर आ गया हम लोग, ठीक है ना, सी ऑप्शन ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 45, तो देखते हो एग्जाम में ये जेएनयू का क्वेश्चन है, जो पहले जेएनयू का एग्जाम होता था ना, अब तो नहीं होता है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन देखो आ जाता है एग्जाम में, ठीक है, तो इतना कैलकुलेशन की हैबिट आप लोग की होनी चाहिए, ठीक है। तुम लोग का आंसर लेकिन ये नहीं आया था, किसी का आया था ये आंसर, थोड़ा कैलकुलेशन की यस आदत, सर। हाँ चलो बहुत अच्छी बात है, आ गया तो ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन की आदत डालिए आप लोग, ठीक है, इस तरह कैलकुलेशन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। ओके, तो एक दो क्वेश्चन देखो और देखते हैं इसी असाइनमेंट से, ठीक है, तो एक फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस, सी द फर्स्ट क्वेश्चन, देखो एक बार अटेम्प्ट करके हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर हम बताते हैं, ठीक है, एक मिनट, देखो ये क्या लिखा हुआ है, इन ए सर्टेन प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ एन टेम्परेचर एंड एंट्रोपी आर रिलेटेड लाइक दिस, वेयर एन इज ए नंबर, व्हाट इज द हीट कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी ऑफ दिस प्रोसेस। ट्राई करिए आप लोग थोड़ा सा, मतलब यू हैव टू प्ले विद द इक्वेशंस या फॉर्मूला, जो भी आप लोगों ने फॉर्मूला जो भी सीखा है ना उसको थोड़ा यूज करो, ठीक है, और देखोगे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आता है फिर तो हम बताएंगे। कीबोर्ड खराब हो गया लग रहा है,
ठीक है, देखो हम भी नोट डाउन करते हैं क्वेश्चन। इसमें लिखा है question number 1. It says, in a certain process, temperature and entropy are related as temperature is proportional to entropy to the power n. N is a number, where n is a number. What is the heat capacity in terms of entropy of this process? ठीक है ना, तो heat capacity हमें निकालना है in terms of entropy of the process। ठीक है, तो C मतलब heat capacity बताना है कितना होगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे लिख देते हैं कि इसमें टेम्परेचर जो होगा ना, दैट विल बी इक्वल टू, ऐसा करो ना कि देखो इसको ऐसे लिख दो कि पावर एन इधर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है ना, इधर ट्रांसफर कर दोगे तो ये हो जाएगा टी टू द पावर 1/n इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, एस। ठीक है, तो यानी एस इज इक्वल टू हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, सम कांस्टेंट के और टी टू द पावर 1/n ऐसे लिख देते हैं। ठीक है ना, तो अब देखिए हीट कैपेसिटी सी जो लिखा जाता है ना, वो हम ऐसे लिखते हैं dq/dt। ठीक है, तो dq को तो हम जानते हैं कि TdS लिखा जाता है, TdS। ठीक है ना, और बाई dt ऐसा हो जाएगा dq का वैल्यू TdS होता है ना, तो ये बन जाएगा ds/dt। ठीक है ना, तो अब आप देखिए कि ds/dt है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे इससे। ठीक है ना, तो यहाँ से t हो जाएगा, और देखो s का वैल्यू पुट करोगे ना, तो यहाँ से k और ये 1/n आ जाएगा, और t टू द पावर 1/n और माइनस 1 हो जाएगा। तो अब देखिए आप लोग के t से ये मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये 1/n आ गया, और यहाँ से k और t टू द पावर 1/n आ गया। ठीक है ना, तो k और t टू द पावर 1/n ये s बन जाएगा। ठीक है ना, तो दिस विल बिकम इक्वल टू s और डिवाइड बाय n, तो दैट्स द आंसर। ठीक है, तो c का वैल्यू जो आ रहा है वो s/n आ गया। ठीक है, ठीक है, ये सभी बेसिक क्वेश्चंस है। देखो आईएससी के एग्जाम का क्वेश्चन है, पहले आईएससी का जो अलग से एग्जाम होता था उसका क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना, आईएससी का जो अलग से एग्जाम होता था ना, उसके क्वेश्चन बहुत अच्छे होते थे ज्यादातर। ठीक है ना, अभी तो बंद हो गया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर इसका बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये तो हम करवा चुके हैं। चलो इसको देखते हैं। देखो ये आईआईटी जैम में ग्राफ पूछा गया है, दिस वन। ठीक है ना, देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है इधर, फॉर एन आइडियल गैस विच ऑफ द फॉलोइंग टीएस डायग्राम। ठीक है ना, ये टीएस डायग्राम कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है ना, डायग्राम इज वैलिड। ठीक है, तो ये सभी ग्राफ दिए हुए हैं। ठीक है, तो टी वर्सेस एस, तो देखो इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है आइसोकोरिक और आइसोबारिक, ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो हम लोग एंट्रोपी आइडियल गैस के लिए निकाले थे ना, तो उस फॉर्मूले से भी बन सकता है ये। ठीक है ना, फॉर एन आइडियल गैस विच ऑफ द फॉलोइंग टीएस डायग्राम, आइडियल गैस बोला गया है। ठीक है ना, तो आइडियल गैस का कल हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना, एंट्रोपी का फॉर्मूला जो था, उस फॉर्मूले से हम लोग इसको पता कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग 1 मिनट के लिए कोशिश करिए सभी लोग। ठीक है ना, देखिए कि जो एंट्रोपी का तो फॉर्मूला पता चल चुका है ना, उसमें ऐसा आया था ना F/2 nr ln टी फाइनल बाई टी इनिशियल। ठीक है ना, फिर वी फाइनल वी इनिशियल ऐसा करके लिखा हुआ था। ठीक है, तो उससे हम लोग इसको आंसर कर सकते हैं, डेफिनेटली उसी से आंसर आएगा, इनफैक्ट उसी से आना चाहिए आंसर। तो आंसर उसी से आएगा जो एंट्रोपी का फॉर्मूला बताया गया आइडियल गैस के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऐसा है कि हमें बोला गया है इसमें टीएस डायग्राम, आईआईटी जैम 2016 का क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो देखिए इसमें बोला गया है टी वर्सेस एस डायग्राम निकालने के लिए हमें, टी वर्सेस एस डायग्राम। ठीक है, देखो क्या होता है, किसी भी ग्राफ के बारे में जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना एग्जाम में, तो आप तो 2-3 तरीके से इसको आंसर कर सकते हो। ठीक है, एक तो मतलब ग्राफ का वैल्यूज के
के पॉइंट व्यू से आंसर कर सकते हैं, दूसरा उसके स्लोप के पॉइंट व्यू से आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना, स्लोप स्लोप भी आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग जैसे अगर बात करें स्लोप की, तो स्लोप देखो dt बाई ds होगा, समझ रहे हो ना, dt बाई ds बोल सकते हो, या इधर से अगर देखें ग्राफ को तो ds बाई dt हो जाएगा, ठीक है ना, ds बाई dt। तो देखिए क्या है कि जैसे हम dt बाई ds या ds बाई dt अगर ऐसे बात करें ना, ds बाई dt, तो देखो अभी अभी जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व कर रहे थे ना, आप लोग समझ रहे हो ना कि ग्राफ का एक फीचर होता है स्लोप। तो स्लोप के बारे में अगर नॉलेज है ना, तो मतलब इट हेल्प्स इन फिगरिंग आउट द करेक्ट ग्राफ, ठीक है। तो कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा ये पता करने में स्लोप डेफिनेटली हेल्प करता है, ठीक है। तो देखिए जैसे अभी हम लोग देख रहे थे कि टी ds बाई dt जो होता है ना वो हीट कैपेसिटी होता है, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसे सोचिए कि हम ds बाई dt हमने निकाला यहाँ पे, और यहाँ पे t से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, तो ये तो हीट कैपेसिटी बन जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको क्या बोलते हैं आइसोबारिक और आइसोकोरिक में करें, तो देखिए एक बार यहाँ पे अगर क्या बोलते हैं आइसोबारिक के लिए ds बाई dt निकालेंगे, ठीक है ना, ds बाई dt अगर हम इसको आइसोबारिक बोल देते हैं, आइसोबारिक तो मतलब आइसोबारिक, तो आइसोबारिक का जब ग्राफ का हम ds बाई dt निकालेंगे ना, तो ये Cp बन जाएगा ना, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और उसी तरह से ds बाई dt अगर हम निकालेंगे, देखो ds बाई dt आइसोकोरिक के लिए, आइसोकोरिक, ठीक है ना, आइसोकोरिक, तो ये बन जाएगा Cv, यहाँ पे t मल्टीप्लाइड होगा, ठीक है ना, तो ये Cv बन जाएगा, ठीक है। तो ds बाई dt जो स्लोप होगा ना, मतलब हम कह सकते हैं कि ds बाई dt स्लोप जो होगा वो बेसिकली क्योंकि हम जानते हैं कि Cp जो होता है ना जनरली ग्रेटर देन Cv होता है, हम लोग ऐसे लिखते हैं ना आइडियल गैस के लिए Cp माइनस Cv इक्वल टू R, ठीक है, तो Cp इज ग्रेटर देन, तो हम ये कह सकते हैं कि ds बाई dt जो होगा ना, ds बाई dt और आइसोबारिक, क्योंकि टेम्परेचर तो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, तो आइसोबारिक का जो ds बाई dt होगा दैट विल बी ग्रेटर देन ds बाई dt ऑफ आइसोकोरिक, मतलब s वर्सेस t का जो स्लोप होगा ना, ठीक है, वो आइसोबारिक का ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो अगर उल्टा कर दें हम इसे dt बाई ds कर दें, ठीक है ना, dt बाई ds करोगे ना ऐसे dt बाई ds, तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि रिवर्स करेंगे तो ये स्मॉलर हो जाएगा ना, तो इसलिए स्मॉलर करना होगा, ये आइसोबारिक। हाँ सर हाँ तो बोलो। Cp ग्रेटर देन Cv हमने उस रिलेशन से किया ना, Cp माइनस Cv हाँ Cp इक्वल्स टू माइनस R। Cv, हाँ। ओके। तो आइसोबारिक का जो dt बाई ds होगा ना वो लेस देन हो जाएगा dt बाई ds ऑफ आइसोकोरिक, आइसोकोरिक। तो इसका मतलब देखो क्या होगा कि अगर हम, ठीक है ना, ठीक है, तो ये बेसिकली सिचुएशन है कि इसका स्लोप, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम देखो जैसे ये ये स्मॉलर है, दिस इज स्मॉलर, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि एक सर्टेन चेंज इन एंट्रोपी, अगर हम मान लो एंट्रोपी चेंज को हम कांस्टेंट सर्टेन चेंज इन एंट्रोपी कंसीडर करेंगे, ठीक है ना, तो एक सर्टेन चेंज इन एंट्रोपी में जो है ना बेसिकली इसका टेम्परेचर जो है ना ज्यादा चेंज होगा, क्या बोलते हैं आइसोकोरिक में टेम्परेचर जो है ना, आइसोकोरिक, थोड़ा आइसोरिक लिखा गया है, आइसोकोरिक है ये, ठीक है, कि अगर एंट्रोपी चेंज दोनों में देखो इक्वल मान लेते हैं, तो मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि फॉर इक्वल चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है ना, आइसोकोरिक में जो चेंज आएगा ना टेम्परेचर का वो ज्यादा आना चाहिए, ठीक है ना। तो आइसोकोरिक मतलब ऐसा होगा, देखो यहाँ पे जैसे सॉरी यहाँ पे टेम्परेचर तो हमने बना रखा था, ठीक है ना, तो ऐसा हम कह सकते हैं जनरली, ठीक है। अच्छा इसमें ग्राफ भी ऊपर नीचे दिया हुआ है ना, विच ग्राफ इज हायर विच ग्राफ इज लोअर ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है, एक ग्राफ ऊपर है एक ग्राफ नीचे है, ठीक है ना। तो जनरली हमको लगता है ना कि देखो क्या है आइडियल, दोनों तो आइडियल गैस ही है, ठीक है ना, तो क्योंकि Cp ग्रेटर होता है ना तो आइसोबारिक का ग्राफ ऊपर होगा, ठीक है ना, ग्राफ ऑफ आइसोबारिक शुड बी अब, क्योंकि ऐसा होगा ना, देखो हम चेंज इन एंट्रोपी ऐसे निकालते हैं ds, तो ऐसे लिखते हैं dq बाई dt, ऐसे लिखते हैं ना, तो अगर हम चेंज इन एंट्रोपी ऐसे निकालेंगे भी ना, तो dq को अगर मान लो हम ऐसे लिखते हैं Cp dt, ठीक है ना, ncp dt और बाई ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना, तो देखो चेंज इन एंट्रोपी जो निकलेगा ना, मान लो s माइनस एस नॉट इनिशियल को लिख देते हैं, ठीक है ना,
तो ये एन सी पी और ये एल एन और टी बाई टी इनिशियल को टी नॉट लिख दिया, जैसे एस इनिशियल एंट्रोपी को, तो एस जैसे लिखोगे ना तो देखो एस सम एस नॉट आ जाएगा और प्लस एन सी पी, तो ये आइसोबारिक के लिए निकल रहा है, ठीक है ना, एनसीपी और यहाँ पे एल एन टी बाई टी नॉट आ जाएगा। अगर इसी को हम आइसोकोरिक प्रोसेस से ले जाए, ठीक है ना, आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आइसोकोरिक प्रोसेस मान लो एस नॉट आता है, यहाँ सीवी आ जाएगा। तो मतलब ये तो पता है कि क्योंकि सीपी ग्रेटर है ना, देखो सीपी ग्रेटर है तो इसीलिए आइसोबारिक का एंट्रोपी जो है ना ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है सभी को? क्योंकि हम इस तरह से फिर आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे सीवी आएगा, सीवी डीक्यू की जगह एनसीवी डी लिखोगे, तो ये आइसोबारिक के लिए आ गया, दिस इज फॉर आइसोबारिक, ठीक है ना। और आइसोकोरिक के लिए निकालोगे तो कुछ ऐसा ही निकलेगा, एस नॉट प्लस एनसीपी और सीवी आ जाएगा यहाँ पे एनसीवी, और यहाँ पे एल एन और टी बाई टी नॉट, अगर ऐसा आया, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि देखो ये सीपी ग्रेटर है ना, तो मतलब ये तो पता चल रहा है कि एंट्रोपी ऑफ आइसोबारिक, आइसोबारिक का जो एंट्रोपी है ना दैट इज ग्रेटर देन एंट्रोपी ऑफ आइसोकोरिक, सॉरी आइसोकोरिक, आइसोकोरिक, ये सब इन्हीं बेसिक फॉर्मूले से पता चल जा रहा है, ठीक है ना, सीपी इज ग्रेटर देन सीबी से, ठीक है। तो इसीलिए देखो क्या होगा, आइसोबारिक का एंट्रोपी ज्यादा है ना, तो मतलब ग्राफ जैसे कुछ भी होगा ऐसे करके, ऐसे और ऐसे मान लीजिए ग्राफ है, तो ये वाला ग्राफ देखिए इधर एंट्रोपी ज्यादा है ना, तो ये वाला ग्राफ जो होगा ना वो आइसोबारिक होगा, मतलब जैसा भी होगा, लेकिन ये आइसोकोरिक होगा। अभी हम ये पता करना बचा हुआ है कि स्लोप ऐसे होगा या ऐसे होगा, कर्वेचर के बारे में पता करेंगे अभी हम लोग, ठीक है ना। बट ये तो कंफर्म है, ये तो कंफर्म है कि ये ऐसा ही होगा, ठीक है ना। मतलब इधर वाला जो राइट साइड वाला होगा ना वो आइसोबारिक होगा, क्योंकि ये हायर एंट्रोपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो एक बार देखिए हम लोग ऑप्शंस देखते हैं, ठीक है ना। तो अभी मतलब अभी देखो ये ग्राफ हमने फाइनल नहीं बनाया है, अभी हम बस ये आपको आइडिया दे रहे हैं कि राइट साइड का ग्राफ जो होगा ना वो आइसोबारिक होगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए आइसोबारिक इसमें राइट साइड में दिया हुआ है, ठीक है ना, इसमें आइसोबारिक को राइट साइड में दिया हुआ है, इसका एंट्रोपी ज्यादा दिख रहा है, इसका भी एंट्रोपी ज्यादा दिख रहा है, ठीक है ना। इसमें अच्छा तो तीन तीन में राइट साइड में दे दिया है, इसमें बस उल्टा दिया है, ठीक है ना। तो चलो देखो इसमें जानते हो, देखो क्या होगा कि इसका स्लोप और इसका स्लोप उल्टा टाइप से दिया हुआ है, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूला एक ही जैसा बन रहा है ना। आप लोग देखिए यहाँ पे ये जो एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर का जो ग्राफ बन रहा है, ठीक है ना, देखो एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ जो है ना, एल एन टी डिपेंडेंस इसमें भी है, एल एन टी डिपेंडेंस इसमें भी है, तो जब डिपेंडेंस एक जैसा है इसकी वजह से डिफर कर रहा है ना, तो ग्राफ का नेचर एक जैसा होगा दोनों में, ठीक है ना, नेचर ऑफ द ग्राफ विल बी सिमिलर, ठीक है ना। तो इसीलिए जानते हो मतलब जो अलग अलग तरह का ग्राफ दिखाया है ना वो वाला तो पॉसिबल है ही नहीं है, ठीक है, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अब देखो पता चल जाएगा हमें, अब ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, जैसे हम इसमें एक बार निकाल लेते हैं, देखो डीएस बाई डी टी, सीपी को कांस्टेंट मान रहे हैं ना, तो डीएस बाई डी टी निकालोगे ना तो यहाँ से देखो एनसीपी, और मान लो हम इसी का निकाल रहे हैं तो वन बाई टी आ जाएगा, और एक बार और इसका निकालो जैसे डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर, तो डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर निकालोगे ना तो देखो क्या होगा कि ये बन जाएगा माइनस एन सी पी और डिवाइड बाई टी स्क्वायर, तो मतलब ये सेकंड डेरिवेटिव है ना नेगेटिव आ रहा है टेम्परेचर के टर्म में। तो आपको पता है ना सेकंड डेरिवेटिव जब नेगेटिव होता है ना तो मतलब टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो टेम्परेचर एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे अगर हम लोग, ठीक है ना, तो ऐसा होगा कि अच्छा इसमें ये तो पता चल रहा है कि देखो एंट्रोपी लॉगरिथमिक डिपेंडेंस है ना यहाँ पे, तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो एंट्रोपी भी बढ़ेगा, ठीक है ना, ये तो क्लियर है कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस एंट्रोपी विल आल्सो इंक्रीज, ओके। अब यहाँ पे आप देखिए कि इसमें जो है ना कि ऐसा आ रहा है कि सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव जब नेगेटिव होता है ना तो मैक्सिमा जैसा बनता है, ठीक है ना, ग्राफ मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम में ऐसा होता है ना कि जैसे मतलब जैसे ये एक्स वर्सेस वाई है, ठीक है ना, मैक्सिमम में ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है ना, मतलब ऐसे जाता है मैक्सिमा जैसा, ऐसे मैक्सिमा होता है तो ऐसे बनता है ना, ये मैक्सिमा हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो मतलब उसको बोलते हैं कॉनकेव डाउनवर्ड होगा, कॉनकेव डाउनवर्ड, ठीक है ना। तो इसमें देखिए डेरिवेटिव जो है ना वो टी के रिस्पेक्ट में हमने भी किया हुआ है, ठीक है ना, तो इसीलिए आप ये कह सकते हो कि टी एक्सिस की तरफ कॉनकेव डाउनवर्ड होगा, तो मतलब ग्राफ जो है ना ऐसे ऐसे टाइप का बनेगा, डाउनवर्ड मतलब टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है ना, तो ये ऐसा वाला बनेगा, और इधर ये आइसोबारिक होगा, ये आइसोबारिक है और ये आइसोकोरिक है, मतलब मैथमेटिक्स प्योरली मैथमेटिक्स है ये, बस थोड़ा सा देखो एंट्रोपी का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है ना
मतलब आप ऐसे भी निकाल सकते हो एंट्रोपी dq बाई टी, और dq को हम ncp dt लिख देंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा चेंज इन एंट्रोपी। यहाँ पे मान लेते हैं इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट था, फाइनल टेम्परेचर टी हो गया, तो ln टी बाई टी नॉट आ जाएगा, तो यहाँ से एंट्रोपी निकाल लिए। ठीक है ना। अब ये तो पता चल रहा है टेम्परेचर बढ़ने पे, तो जैसे दिख रहा है ना टेम्परेचर ऊपर बढ़ रहा है तो एंट्रोपी बढ़ रहा है, ऐसे हो गया। ठीक है ना। अब बात होती है कि हम स्लोप कैसे दिखाएं, मतलब इस ग्राफ को ऐसे भी तो बना सकते थे, ऐसे और ऐसे। ठीक है ना। तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, वो अगर हमें चेक करना है ना, तो वही हमने क्या किया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाल दिए। ठीक है ना। तो सेकंड डेरिवेटिव जब निकाले ना, तो देखो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया। सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव का मतलब है कि टी एक्सिस की तरफ कॉनकेव डाउन होगा। तो टी एक्सिस की तरफ अगर देखें ना, तो कॉनकेव डाउनवर्ड होगा टी एक्सिस की तरफ, ये डाउनवर्ड कॉनकेव। मतलब टी एक्सिस की तरफ से ऐसे देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा मैक्सिमा जैसा बनेगा टी एक्सिस, क्योंकि डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में है ना, तो टी एक्सिस की तरफ से मैक्सिमम के जैसा दिखना चाहिए। तो इसका ग्राफ ऐसा इस टाइप का जो होगा ना, वैसे वही बन जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर ये वाला होगा, दिस वन, ये। अच्छा, इन दोनों में तो कोई फर्क नहीं लग रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू ग्राफ। अच्छा, उल्टा लिखा हुआ है, ये आइसोपोर इधर लिख दिया है ना। तो हम तो बताया ना कि आइसोबार का एंट्रोपी ज्यादा होगा तो राइट साइड में आइसोबार आएगा। ठीक है ना। तो ये ग्राफ करेक्ट हो गया। ठीक है ना। ये दोनों में करेक्ट, ये तो बिल्कुल नेचर अलग दोनों का दे दिया ना, दोनों का नेचर अलग नहीं हो सकता है। ये हम लोग पता कर लिए थे कि आइसोबार का जो आइसोबारिक प्रोसेस का एंट्रोपी ज्यादा है, तो इसमें ये दोनों पॉसिबिलिटी थी। ठीक है। तो इसमें देख रहे हो ना, टी एक्सिस की तरफ से देखोगे ना, टी एक्सिस की तरफ से, तो ये इसमें कॉनकेव अपवर्ड हो रहा है टी एक्सिस की तरफ। कॉनकेव अपवर्ड तभी होता है जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। ठीक है ना। इसमें टी एक्सिस की तरफ से देखेंगे ना, तो कॉनकेव डाउनवर्ड हो रहा है, ये कॉनकेव मतलब कर्वेचर का जो कॉनकेव साइड है ना, वो टी एक्सिस की तरफ हो रहा है, मतलब डाउनवर्ड कहा जाएगा। तो ये तभी होता है जब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है ना। फर्स्ट। तो देखो ग्राफ, मतलब चाहे वो थर्मोडायनेमिक्स का ग्राफ हो या क्वांटम मैकेनिक्स का ग्राफ हो, ग्राफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। और इसको आंसर करने के लिए आपको मैथमेटिकल नॉलेज होना चाहिए। ठीक है ना। मैथमेटिक्स ही लगेगा यहाँ पे। ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन डेफिनेटली करेक्ट आना चाहिए। एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 24 है ना। क्वेश्चन 24 का आंसर देखो क्या दिया हुआ है इसमें, 24 ए दिया हुआ है ना। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है। समझ में आ गया सभी को, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो यस नो कुछ नहीं बोल रहे हो क्या, क्लियर नहीं है क्या? यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन और है इसमें ग्राफ का, तो इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है ना। लेट अस डिस्कस दिस वन। ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये टीएफआर का क्वेश्चन है। ठीक है। देखो लिखा गया है, हम एक एक क्लास जो है ना अलग से हम लेंगे तुम लोग का, जिसमें हम थर्मोडायनेमिक्स के सारे ग्राफ करा देंगे। ठीक है ना। लेकिन अब बीच में थोड़ा डिस्कस कर लेना चाहिए। ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन आ गया बीच में तो हम कर दिए डिस्कस। ठीक है ना। चलो इसको भी एक डिस्कस कर देते हैं। ठीक है ना। तो एक क्लास हम लेंगे जिसमें ऑल टाइप्स ऑफ ग्राफ, जो गिब्स पोटेंशियल वगैरह का जितना ग्राफ होता है ना, सब बता देंगे। ठीक है। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, एन आइडियल गैस इंजन इज रन अकॉर्डिंग टू शोन इन टीएस डायग्राम। ये टीएस डायग्राम है। ठीक है ना। तो इसमें तो देखो हमें ये तो पता चल रहा है कि ये जो प्रोसेस है ना, ये आइसोथर्मल है, ये भी आइसोथर्मल है। ठीक है ना। ये दोनों आइसोथर्मल प्रोसेस हैं। ये आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा। ठीक है ना। ये आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा, एंट्रोपी जो है ना घट रहा है, तो कंप्रेस करेंगे ना तो उसमें से हीट निकल जाएगा, हीट निकल जाएगा, तो इसलिए एंट्रोपी घट जाएगा। और ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, मतलब इसमें हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा सिस्टम। ठीक है ना। मतलब इसमें हीट, एंट्रोपी बढ़ रहा है ना, ऊपर जा रहा है, तो एंट्रोपी बढ़ रहा है मतलब हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो ये डेफिनेटली हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा, तो मतलब एक्सपेंशन हो रहा होगा। तुम लोग को पता है आइसोथर्मल जानते हो, एक्सपेंशन में ही हीट एब्जॉर्ब होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है और आइसोथर्मल कंप्रेशन में ही हीट रिजेक्ट होता है। ठीक है। नाउ यू सी दिस इज आइडियबेटिक प्रोसेस, इसमें एंट्रोपी देख रहे हो कांस्टेंट है। ठीक है ना। तो ये आइडियबेटिक प्रोसेस है। अब ये कोई दूसरा प्रोसेस है, इसके बारे में बस नहीं बताया गया है हमें। ठीक है ना। तो ये सब तो हम लोग जानते ही है कि पीवी डायग्राम में कैसा बनता है। ठीक है ना। तो इसमें देखो बोला गया तीन प्रोसेस को हम पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे ना, तो फिर देखो हमारा चौथा प्रोसेस पता चल जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना सभी को? देखो यहाँ पे ये इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट है, ये आइडियबेटिक प्रोसेस होगा। ठीक है ना। ये आइसोथर्मल, इसमें हीट जो है ना, देखो एंट्रोपी कम हो रहा है, मतलब हीट निकल रहा है सिस्टम से, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन में ही हीट निकलता है सिस्टम से। और ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा। ठीक है ना। तो इसमें बोला गया है
विद अ प्रोसेस फ्रॉम डी टू, अच्छा ये बता दिया गया है डी टू ए जो है ना आइसोकोरिक है, नोन टू बी आइसोकोरिक, मेंटेनिंग भी कांस्टेंट, ठीक है ना। तो कोरिस्पॉन्डिंग, अच्छा फिर तो बन ही गया ना इसमें, अब क्या दिक्कत है, फिर तो आप लोग को भी समझ समझ में आ जाएगा, है ना। तो डी टू ए आइसोकोरिक है, फिर तो बन ही गया ये, ठीक है ना। देखो डी टू ए आइसोकोरिक है तो ये वाला आइसोकोरिक, देखो सब में इसमें वर्टिकल दिखाया है, इसमें वर्टिकल, तो दो में से एक ही हो सकता है ना। डी टू ए बोल दिया आइसोकोरिक, तो आइसोकोरिक तो प्रोसेस ऐसे ही हो सकता है, ठीक है ना, ये वाला या ये वाला। तो हमको ये सिर्फ पता कर ले इसमें कि ये होगा या ये होगा, ठीक है ना। तो बस इतना देखो, इतना सिर्फ सोच लेंगे ना हम लोग कि इसमें क्या हो रहा है। देखो इसमें ऊपर से नीचे आ रहा है, अब बताइए, ऊपर से नीचे आ रहा है ये, ठीक है ना। तो एंट्रोपी घट रहा है ना, ये एंट्रोपी घट रहा है। अब ऐसा इमेजिन करो कि वॉल्यूम कांस्टेंट है किसी सिस्टम का, उसका एंट्रोपी हमको घटाना है, ठीक है ना। तो क्या करना होगा, हीट, उस मतलब उसमें ये क्या हो रहा होगा, हीट निकाला जा रहा है ना, उससे हीट Yes. निकाला जा रहा है, तो उससे हीट निकाला जा रहा है, तो मतलब किसी ऑब्जेक्ट से हीट निकालोगे तभी एंट्रोपी घटेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो हीट निकालेंगे तो टेम्परेचर भी घटेगा, समझ रहे हो ना, हीट निकालोगे टेम्परेचर भी घटेगा और प्रेशर भी घटेगा, घटेगा कि नहीं घटेगा, बोलो। Yes. इज दिस क्लियर। तो देखो इसमें आइसोकोरिक का दो दिखाया है, इसमें दिखा रहा है कि टेम्परेचर घट रहा है और इसमें दिखा रहा है प्रेशर बढ़ रहा है। लॉजिक देखो बहुत सिंपल सा है, आइसोकोरिक पे ही फोकस करने से बन गया, इसमें बता दिया ना कि डी टू ए आइसोकोरिक है, ठीक है। समझ में आया सभी को, देखो रिपीट कर रहे हैं, डी टू ए बोल दिया गया आइसोकोरिक प्रोसेस है, ठीक है। हमने नोटिस कर लिया कि एंट्रोपी घट रहा है, ठीक है ना। तो देखो अब समझ में आ जाएगा तुम लोग को कि देखो किसी भी प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी घट रहा है मतलब हीट उससे निकाला जा रहा है, तो आप ऐसे सोचिए कि एक सिस्टम है, ठीक है ना, इसका वॉल्यूम को हमने फिक्स कर रखा है, ठीक है ना, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, इससे हीट हम बाहर निकाल रहे हैं, ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर डाउन जाएगा, टेम्परेचर डाउन जाएगा, आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वॉल्यूम कांस्टेंट है, पी इज प्रोपोर्शनल टू टी हो गया, ठीक है ना। तो अगर अगर टेम्परेचर हीट निकालेंगे टेम्परेचर डाउन होगा तो प्रेशर भी डाउन होगा, तो बस इसमें सिंपल है कि प्रेशर डाउन होना चाहिए आइसोकोरिक प्रोसेस में, ठीक है ना। तो बस उसमें जिसमें डाउन दिखा रहा है वही आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, दैट इज द आंसर, ठीक है। तो इसमें ये वाला फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आएगा, क्योंकि आइसोकोरिक तो दो ही में दिखाया है ना, ये वाला डीए को आइसोकोरिक इन दोनों में तो दिखाया नहीं, अच्छा इसमें भी दिखाया है, सॉरी सॉरी, अच्छा सब में दिखाया है ओके ओके, हमने ये नोटिस नहीं किया, ठीक है ना। तो ये तो अच्छा चलो इतना तो पता चल गया कि इसमें डी टू ए जो है ना प्रेशर कम हो रहा है, तो अब कौन सा ऑप्शन बचा। अच्छा हम ये इसको देख लेते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, डी टू ए इसमें देखो आइसोकोरिक है, इसमें भी डी टू आइसोकोरिक, सब में आइसोकोरिक दिखाया है डी टू ए को, लेकिन हमको ये पता चल चुका है कि प्रेशर घट रहा है, तो प्रेशर घट रहा है तो ये देखो डी टू ए ऊपर से नीचे ये आ रहा है और ये आ रहा है, बाकी में तो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये दो तो रिजेक्ट हो गए, अब ये दो बच गए, ये दोनों, ठीक है ना। तो अब हमको इन दोनों में से पता कर लेना है कि कौन सा होगा, ठीक है ना। सर इसमें अच्छा C2D तो आइसोथर्मल कंप्रेशन है, क्या कह रहे हो, C2D तो आइसोथर्मल कंप्रेशन है सर, बी में। इसमें जो है ना इसमें तो हम बोल रहे थे ना कि एंट्रोपी बढ़ रहा है तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, है ना। हाँ तो इसमें देखो डी टू ए होगा और सी टू डी, हाँ आइसोथर्मल एक्सपेंशन, देखो सी टू डी वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, ए ऑप्शन ही होगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें भी देखो डी टू ए में हमने नोटिस किया था कि प्रेशर घटना चाहिए, और सी टू डी को हमने बोला था कि देखो यहाँ पे सी टू डी आइसोथर्मल प्रोसेस है और एंट्रोपी बढ़ रहा है तो ये एक्सपेंशन होगा, दिस इज एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो सी टू डी देखो इसमें एक्सपेंशन दिखाया है और इसमें सी टू डी, हाँ इसमें कंप्रेशन दिखाया है, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन। बस थोड़ा सा बस एनालाइज इसको रिलेट करना होता है, ठीक है ना, यू जस्ट रिलेट द टू, ओके, यू विल गेट द आंसर। सी टू डी इसमें बस समझना होता है कि देखो एंट्रोपी बढ़ रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मतलब सिस्टम जो है ना हीट मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है, तभी तो एंट्रोपी बढ़ रहा है ना, और हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम और फिर भी टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो गैस को एक्सपैंड करना पड़ेगा, गैस को एक्सपैंड करेंगे ना तभी, देखो जनरली क्या होता है एक्सपेंशन से कूलिंग होती है, ठीक है ना, एक्सपेंशन से कूलिंग होती है, लेकिन आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो कूलिंग हो रही है और हीट सप्लाई कर देंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट रह सकता है, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखेंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन, अगर हीट एब्जॉर्ब करना है ना आइसोथर्मल प्रोसेस में तो एक्सपेंशन ही होता है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है, कभी नहीं होता है ऐसा कि आइसोथर्मल कंप्रेशन में हीट एब्जॉर्ब हो रहा हो, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है ना। तो बस ये रिलेट करने से आंसर पता चल रहा है इसका, ठीक है ना। देखो एक बात बता रहे हैं, हमेशा ये ध्यान रखो कि जैसे हम क्वेश्चन कराते हैं ना,
तो उसको बाद में थोड़ा सा एनालाइज किया करो तुम लोग, ठीक है। अगर जरूरी नहीं कि पूरा 100% समझ में आए, ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं, कुछ कुछ आइडिया तो लग जाता है ना कि क्या बताया जा रहा है, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आए तो फिर दोबारा थोड़ा सा एनालाइज कर लिया करो, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए बहुत बेसिक, इसमें देखते हैं और कोई अच्छा सा क्वेश्चन हो तो अगर हम एक दो डिस्कस कर दें। ये सब उसी तरह क्वेश्चन है अभी जो जेएनयू के क्वेश्चन कराए थे ना, सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, इसको कर लोगे। एक देखो ये टीएफआर का क्वेश्चन कुछ दिख रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है। देखो क्या लिखा हुआ है, एंट्रोपी ऑफ ए ब्लैक होल इज नोन टू बी ऑफ द फॉर्म, इस तरह का फॉर्म का एंट्रोपी है, ठीक है ना, वेयर, हमको लग रहा है डायमेंशन का क्वेश्चन होगा। देखो एंट्रोपी ऑफ ए ब्लैक होल इज नोन टू बी ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म का एंट्रोपी है वेयर ए इज सरफेस एरिया ऑफ द ब्लैक होल एंड, ठीक है ना, and alpha is a constant which can be written in terms of c h g। हाँ वही डायमेंशन का क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन ऑफ डायमेंशन, तो इसको कर लोगे तुम लोग, ठीक है ना, इसको हम नहीं करा रहे हैं, ठीक है ना। एच इज लेमडा इज ए न्यूमेरिकल कांस्टेंट। तो देखो कभी कभी डायमेंशन का क्वेश्चन तो आता ही है एग्जाम में, ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है डायमेंशन का, ठीक है। इसको कर लोगे मतलब ऐसा हो जाएगा ना कि आपको एंट्रोपी का डायमेंशन पता होगा, ए का, ए इज एरिया, ठीक है ना, और के बी तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन जानते हो, तो अल्फा का डायमेंशन निकल जाएगा। तो पहले यहाँ से अल्फा का डायमेंशन निकालना होगा, फिर देखना होगा कि अल्फा का क्या डायमेंशन है, ठीक है ना। तो अल्फा का जो डायमेंशन होगा ना, आई थिंक इनवर्स ऑफ एरिया है, इट इज इन, क्योंकि केबी और एस का डायमेंशन जो है ना सेम होता है, समझ रहे हो ना, केबी का और एस का डायमेंशन सेम होता है, तो इसका डायमेंशन इसका डायमेंशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और एंट्रोपी का डायमेंशन सेम होता है। देखो एक्चुअली ऐसा होता है ना, एंट्रोपी जो हम लोग लिखते हैं ना, जैसे dq अपॉन टी लिखते हैं, तो dq जो है ना हीट होता है, dq इज हीट, हीट इज एनर्जी। और हम जानते हैं जैसे इक्विपार्टीशन थ्योरम वगैरह पढ़ते हैं ना, तो उसमें जानते हैं कि 1/2 kBt आता है ऐसे करके, तो ये भी एनर्जी होता है। तो एनर्जी बाय टाइम करेंगे, टेम्परेचर टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा तो kb आ जाएगा, तो मतलब kb और एंट्रोपी का डायमेंशन सेम होता है। बोल्ट्जमैन फॉर्मूले में भी देखो ऐसे इक्वल टू ऐसे लिखते हैं ना, kb और ln ओमेगा, ठीक है ना, हम लोग एक दिन डिस्कस कर रहे थे ये, ठीक है ना। तो बोल्ट्जमैन फॉर्मूला भी जो है उसमें के बी एल एन ओमेगा आता है, ओमेगा इज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, ये आगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। तो इसका तो ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो एंट्रोपी और केबी का डायमेंशन सेम है, तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है ना, एस इक्वल टू अल्फा केबी और एरिया, तो इसका मतलब इसका इसका डायमेंशन कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब अल्फा का डायमेंशन जो है ना एल का पावर -2 आ जाएगा। तो अब इतना जान गए हो ना, तो अब इससे बहुत आसानी से आंसर वो निकल जाएगा। अल्फा का डायमेंशन लेंथ का पावर -2 है, ठीक है ना, तो उससे फिर आंसर देख लोगे कि उसमें से लेंथ का पावर -2 किसका आ रहा है, ठीक है ना। उसको जानते हो तुम, कुछ एनर्जी वगैरह के फॉर्मूले से रिलेट करोगे ना तो ज्यादा आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। ये अभी एक क्वेश्चन इसमें आया था, क्या बोलते हैं, IIT जेई 2024 में, ठीक है ना, उसका सोल्यूशन हम यूट्यूब पे अपलोड किए थे, ठीक है ना। वो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना, लेकिन उसका डायमेंशन का क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन को तुम लोग अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, नहीं होगा तो फिर यूट्यूब में सोल्यूशन देख लोगे, ठीक है ना। वो हमने अपलोड किया, तो उसका शॉर्ट सोल्यूशन हम बताए थे उसमें कि कैसे कर सकते हैं शॉर्ट में सोल्यूशन, ठीक है। तो इस असाइनमेंट के मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना आप लोग अटेम्प्ट करके देख लोगे, ठीक है, जो नहीं बनेगा फिर हम बताएंगे, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन देखो हम इससे करा देते हैं, ठीक है ना, एरोडॉफ की बुक से। तो ये आप लोग का असाइनमेंट, एक तो हमने फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, एक कैलोरीमेट्री का, और ये तीन असाइनमेंट आप लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस बचेगा फिर हम प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास और लगाएंगे, उसमें करा देंगे, ठीक है ना। कल से हम कुछ, कल जो है ना कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें डिस्कस करेंगे, आज प्रॉब्लम्स करा देते हैं, ठीक है ना। हाँ तो ये चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हाँ तो ठीक है। तो इरोडोव का ये चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है।
इसमें एक क्वेश्चन हम फर्स्ट वाले को तो डिस्कस कर दिए थे, ठीक है ना, और एक क्वेश्चन और हम इससे डिस्कस किए थे। इसमें से हम एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे ना, ये वाला देखो, टॉप फोल्ड वाला, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन उसी टाइप के लग रहे हैं, देख रहे हो ना, एन फोल्ड, टॉप फोल्ड, इस तरह से सब में लिखा हुआ है उसी तरह से, ठीक है ना। अ, तो इसको जो है ना, तुम लोग इसमें से कुछ क्वेश्चन रैंडमली पिक करके और थोड़ा डिस्कस कर लोगे, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हम पिछले क्लास में बता दिए थे, ठीक है ना। ये तुम लोग पिछले क्लास का नोट्स में देखोगे, इस तरह का क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन करा रहे थे ना, उसमें ये फॉर्मूला आ गया था, ठीक है ना। कोई एक क्वेश्चन था, हाँ मतलब जब फोटोन गैस डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हम इसको यूज किए थे, इस फॉर्मूले को, ठीक है ना। इसमें डेराइव करने के लिए बोला जा रहा है, तो हम लोग जो जिस तरह से प्रोसीड किया था ना, उससे एक तरह से डेराइव हो गया था ये फॉर्मूला, ठीक है। ऑल राइट, इसे देखते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, ये हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे ये क्वेश्चन, ठीक है। इसको देख लेते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। एन आइडियल गैस विद एडियाबेटिक एक्सपोनेंट गामा गोज थ्रू ए प्रोसेस, दिस दिया हुआ है, where P naught and alpha are positive constant, V is volume. At what volume will the gas entropy have maximum value? ठीक है ना, एंट्रोपी का मैक्सिमम वैल्यू बोला जा रहा है कितने वॉल्यूम पे होगा, ठीक है ना। तो आइडियल गैस दिया हुआ है, एक्सपोनेंट गामा दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ये दिया हुआ है, ठीक है। चलो देखते हैं, देखिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, P इज इक्वल टू P नॉट और माइनस अल्फा भी, दिस इज द प्रोसेस, ठीक है ना, दिस इज द प्रोसेस, ठीक है। नाउ एट व्हाट वॉल्यूम विल द गैस एंट्रोपी हैव मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू कितने, क्या बोलते हैं, वॉल्यूम पे होगा। तो एंट्रोपी देखो, आइडियल गैस का हम लोग निकाल चुके हैं, आइडियल गैस, ठीक है ना। आइडियल गैस के लिए हम लोगों ने एंट्रोपी मतलब कुछ ऐसा चेंज इन एंट्रोपी निकाले थे ना, चेंज इन एंट्रोपी बोलिए, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे एस, एस निकल गया ना, याद है ना पिछले क्लास में हम लोग ऐसे निकाले थे चेंज इन एंट्रोपी, तो मतलब ऐसा था डेल्टा एस इज इक्वल टू F/2, याद आ रहा है तुम लोग को फॉर्मूला, ऐसे लिखा हुआ था ना, देखो F/2 NR, और यहाँ पे ln T फाइनल बाई T इनिशियल, ऐसे लिखे थे हम लोग, ठीक है ना। और प्लस इधर लिखा हुआ था NR और ln V फाइनल बाई V इनिशियल, यू रिमेम्बर दिस। इसी फॉर्मूले को यूज करके कल डिस्कशन कराया जा रहा था ना आप लोगों को, तो ये चेंज इन एंट्रोपी था, ठीक है ना। तो देखो चेंज इन एंट्रोपी को आप जानते हो, थोड़ा सा मतलब जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले को यूज करोगे ना, जैसे मान लो मैक्सिमम वगैरह का क्वेश्चन है, तो ऐसे लिख दोगे इसको, देखो एस माइनस इसको एस नॉट लिख दो, मान लो इनिशियल एंट्रोपी एस नॉट था, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा F/2 NR, और ऊपर वाले टेम्परेचर को मान लो एक वेरिएबल टेम्परेचर लिख दो T, और इनिशियल टेम्परेचर को मान लो समथिंग T नॉट लिख देते हैं, प्लस ये हो जाएगा NR, और इसको लिख देते हैं ln V और बाई V इनिशियल, या V नॉट ऐसे लिख देते हैं इनिशियल को, ठीक है ना। तो दीज आर जस्ट लाइक कांस्टेंट्स, ओके, ये इनिशियल एंट्रोपी भी कुछ कांस्टेंट है, ठीक है ना, और ये T वेरिएबल है, V वेरिएबल है, इस तरह से लिख देंगे हम लोग, ठीक है ना। अब एंट्रोपी को मैक्सिमम करना है, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये प्रोसेस है हमारा, तो हम आइडियल गैस इक्वेशन लगा देंगे, PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है ना। तो P का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो P इज इक्वल टू देखो P नॉट और माइनस अल्फा V, ठीक है ना, ये आ गया, दैट इज इक्वल टू NRT, ऐसा हो जाएगा। तो हम टेम्परेचर की जगह पे, सॉरी यहाँ पे एक वॉल्यूम, ये V भी है ना यहाँ पे, देयर इज V, ठीक है ना। सो इन प्लेस ऑफ T वी कैन पुट हियर P नॉट माइनस अल्फा V, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई V और डिवाइडेड बाई NR, ठीक है ना, दिस वी कैन राइट, इज दैट ओके। सो नाउ यू सी हियर व्हाट डू वी हैव, S माइनस S नॉट, ठीक है, इसको इधर इसमें पुट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो दैट इज इक्वल टू F/2 NR, ठीक है ना, एंड ln, हियर यू गेट P नॉट माइनस अल्फा V, ठीक है, एंड हियर V और डिवाइडेड बाय NR, ठीक है ना, एंड प्लस NR
एंड हियर वी गेट ln v बाय v नॉट। तो अब देखिए अल्टीमेटली हुआ क्या कि एंट्रोपी जो है ना फुली एक्सप्रेस हो गया है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन देखो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं इस टॉपिक के, जैसे मैकेनिक्स वगैरह क्वेश्चन जो होता है ना और ईएमटी का, उसमें थोड़ा सा ज्यादा थिंक करना पड़ता है। इसमें ज्यादा थिंक करने की जरूरत नहीं होती है, बस फॉर्मूला वगैरह पता है ना, एक फॉर्मूले से दूसरे में पुट करो। अब आइडियल गैस का है तो आइडियल गैस इक्वेशन लग गया, और हमें बोला जा रहा है एट व्हाट वॉल्यूम एंट्रोपी इज मैक्सिमम, तो हमने सब कुछ को यहाँ से टेम्परेचर को पुट कर दिया। एवरीथिंग नाउ गॉट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। यहाँ पे एक टेम्परेचर टी नॉट भी है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या होगा कि जैसे आप जो रेलेवेंट टर्म है ना उसको सिर्फ साथ में रखते हैं। देखो जैसे s इज इक्वल टू s माइनस ऐसे है ना s नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा देखो f/2 है, तो f/2 को तो हम जानते हैं कि ये nr ऐसे लिख देंगे, और ये गामा 1/γ-1 हो जाता है ये, ठीक है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा ये ln, और यहाँ पे आ जाएगा देखो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो p नॉट v माइनस अल्फा v स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, दिस यू गेट। और ये जो टर्म है ना वो सभी कांस्टेंट है, तो ln a बाई बी ln a माइनस बी होता है ना, वैसा कर देंगे, और प्लस ये nr हो जाएगा, और ये ln v, और ये भी एक कांस्टेंट है, तो प्लस लास्ट में कुछ कांस्टेंट मान लो हमने पुट कर दिया अल्फा, ठीक है ना, जैसे सम कांस्टेंट। ये मतलब जितने भी टर्म्स थे ना वो सब मिला करके ये कांस्टेंट लिखा गया है, ठीक है ना। अब देखिए बोला जा रहा है एंट्रोपी मैक्सिमम होगा, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ds बाई dv शुड बी इक्वल टू 0। आप जानते हो मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन यही होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 कर देंगे हम लोग। तो देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो ये nr और डिवाइडेड बाई γ-1 हो जाएगा। f/2 को हमने लिख दिया, f/2 गामा होता है ना 1 + 2/f, तो वही f/2 का वैल्यू 1/γ-1 आ जाता है, ठीक है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो यहाँ से देखो डिफरेंशिएट करने से आ जाएगा p नॉट माइनस, ठीक है ना, 2 अल्फा और v स्क्वायर, ऐसा होगा, नहीं सॉरी v आएगा 2 अल्फा v, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई यहाँ से आ जाएगा p नॉट v और माइनस अल्फा v स्क्वायर, दिस वी आर गेटिंग, ठीक है। सो p नॉट माइनस 2 अल्फा v, ठीक है ना, और फिर यहाँ से आ जाएगा p नॉट v माइनस अल्फा v स्क्वायर, दैट्स व्हाट वी गेट हियर, ठीक है ना। तो ओके ये आ गया इससे, और इससे आ जाएगा हमारा प्लस nr और 1/v, ठीक है ना, सो दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बस हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, तो देखो nr कैंसिल हो जाएगा, एक v भी इससे भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। सो अल्टीमेटली व्हाट वी आर गोइंग टू गेट हियर इज 1/γ-1, एंड यू सी हियर वी गेट p नॉट माइनस 2 अल्फा v एंड डिवाइडेड बाय हियर यू गेट p नॉट माइनस, ठीक है ना, p नॉट माइनस अल्फा v, ठीक है, और nr और v ये सब कुछ तो कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा +1, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऑब्वियसली देखो p नॉट माइनस अल्फा v 2 अल्फा v, अच्छा ये ऐसा कुछ है, ठीक है ना, तो बस यहाँ से v निकल जाना चाहिए हमारा, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं कि इसको जो है ना व्हाट वी कैन डू इज इसको इधर ले आते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा देखो p नॉट माइनस 2 अल्फा v इज इक्वल टू ये -1 हो जाएगा, फिर इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आ जाएगा अल्फा v माइनस p नॉट, और ये आ जाएगा γ-1, ऐसा कुछ आ रहा है। तो v के टर्म्स को एक साइड कर देते हैं, ठीक है ना, तो p को इधर ले आएंगे तो p नॉट कॉमन आ जाएगा, और ये बन जाएगा 1 प्लस एंड ये γ-1 ऐसा कुछ आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए ये v कॉमन ले लोगे ना अल्फा, अच्छा क्वेश्चन में भी था ये अल्फा समथिंग अल्फा डैश, हम इसको कर देते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन में भी अल्फा है ना, तो ये वाला अल्फा और ये क्वेश्चन वाला अल्फा सेम नहीं है, ध्यान रखोगे, अल्फा ये अल्फा डैश कर दिया था हम, इसका तो डिफरेंशिएशन से 0 ही हो गया ये, है ना, ठीक है। तो अब देखिए इसको हमने क्या किया, पी नॉट को इधर ले आए, तो पी नॉट कॉमन लिए 1, और ये इधर आके प्लस हो गया γ-1, और इसमें से हम v कॉमन ले रहे हैं इस वाले टर्म में से, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा और γ-1, और इधर से जब v आएगा ना तो +2 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी गेट, तो इसमें से अल्फा कॉमन ले लेंगे तो अल्फा v हो जाएगा, और ये γ-1 +2 तो γ+1 आ जाएगा, ठीक है, और इधर हो जाएगा p नॉट और इंटू गामा, तो बस ये v निकल गया यहाँ से p नॉट और इंटू गामा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू γ+1 आ रहा है, दैट्स द आंसर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो दैट्स द आंसर। ओके, इसका आंसर यही आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया ना सभी को? देखो ऐसा कुछ ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, हो सकता है अगर कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुआ वो बात अलग है, ठीक है ना। अदरवाइज क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड था। आप लोगों को देखो लॉजिक समझ में आना चाहिए कैसे सॉल्व किया गया ये क्वेश्चन। ये हम लोग आइडियल गैस के लिए पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इसी को देखो फंक्शन के फॉर्म में ऐसे चेंज कर दिया था कि इसको एस माइनस एस नॉट लिख दोगे, अपर टेम्परेचर को टी लिख दोगे और नीचे को ये लोअर टेम्परेचर को कांस्टेंट कुछ लिख दो, ठीक है ना। तो ये मतलब एंट्रोपी एज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम निकल आएगा यहाँ से, ठीक है ना। क्वेश्चन वॉल्यूम का था तो हम इसीलिए टेम्परेचर को एलिमिनेट किए बस, ठीक है ना। और इसको डिफरेंशिएट करने से फिर ये आंसर आ गया। फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो का दिया गया क्योंकि एंट्रोपी को बोला गया कि मैक्सिमम करना है, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाट वी गेट। ओके, तो देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन था 2.138, ठीक है आंसर। पॉइंट 138 यहीं पे होगा, देखो ये आंसर है 2.1। गामा पी नॉट और डिवाइड बाय अल्फा और गामा प्लस वन है ना, ये आंसर आ गया, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो ये देख लेते हैं, कुछ ऐसे मैथमेटिकल इक्वेशन जैसा दिख रहा है, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, इन सम प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन। अच्छा ये वही वाला क्वेश्चन आ गया ना, देखो देख रहे हो ना, जो इसमें दिया हुआ है ना वही क्वेश्चन उसमें पूछ दिया गया था। देखो फाइंड द कोरिस्पॉन्डिंग हीट कैपेसिटी एज अ फंक्शन ऑफ। आप लोगों ने देखा ना, यही क्वेश्चन तो था अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किया था आईएससी का, जो हमारे असाइनमेंट में दिया हुआ है। वो आईएससी के एग्जाम में देखो यही क्वेश्चन तो एग्जैक्टली सेम वहां पे बस प्रोपोर्शनल लिखा हुआ था। मतलब इरोडोव की बुक से क्वेश्चन आया हुआ है वो, हमने भी ध्यान नहीं दिया था कि वो क्वेश्चन इरोडोव का है, ठीक है। तो इरोडोव का ही क्वेश्चन आईएससी में पूछा गया था, ठीक है। इसीलिए देखो इससे क्वेश्चंस कर लेना बेटर रहेगा, ठीक है, अदर एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वेरी लो टेम्परेचर हीट कैपेसिटी ऑफ क्रिस्टल इज इक्वल टू दिस वेयर फाइंड द एंट्रोपी ऑफ द क्रिस्टल एज फंक्शन ऑफ। ठीक है, हीट कैपेसिटी कैपेसिटी दिया हुआ है तो हम एंट्रोपी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बोला गया है, ठीक है। चलो इसको एक कर लेते हैं 2.142, ठीक है ना। देखो हीट कैपेसिटी दिया हुआ है सी अल्फा टी क्यू, ठीक है। क्वेश्चन वो आप लोग रिकॉल कर पा रहे हो ना, अभी अभी कराए थे ना, टी प्रोपोर्शनल टू एच टू द पावर एन वाला क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन था ये वाला, वही तो जो आईएससी का क्वेश्चन था ये। आज आज हम लोग, नहीं पहला क्वेश्चन नहीं था, ये वाला क्वेश्चन था अभी जो हम लोग देखो ये क्वेश्चन देखो ये तो किए थे, मतलब असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन ये आंसर आया था। ये मतलब आईएससी में पूछा गया है, और हम अभी अभी हम लोगों ने देखा कि ये इरोडोम में भी है, आईएससी, ठीक है, और इरोडोम में है। इरोडोव का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और राइट, तो चलो ये हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। देखो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, कि सी हीट कैपेसिटी जो दिया हुआ है ना, सी इज इक्वल टू सम अल्फा टी क्यूब दिया हुआ है, सॉरी ए लिखा हुआ है ए टी क्यूब। अब बोला जा रहा है एंट्रोपी बताइए, एंट्रोपी, ठीक है ना। तो अभी अभी हम लोग देख रहे थे ना कि एंट्रोपी हम लोग ऐसे लिख रहे थे, सी इज इक्वल टू ऐसे लिखते हैं डी क्यू बाई डी टी, और हम डी क्यू को लिख देंगे टी डी एस, ठीक है ना, बाई डी टी हो जाएगा। तो बस सी का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे ए टी क्यूब और इज इक्वल टू टी, और डी एस बाई डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से एक टी कैंसिल हो जाएगा तो ए टी स्क्वायर और डी टी हो जाएगा यहाँ से, देखो दैट इज इक्वल टू डी एस। तो बस इसको इंटीग्रेट कर दोगे, तो यहाँ से देखो इंटीग्रेट करोगे ना तो एस इज इक्वल टू आ जाएगा ए टी क्यूब बाई 3, ठीक है ना, प्लस हम कांस्टेंट मान लो अल्फा लिख दिए। अब इसमें थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा दोगे, टी टेंड्स टू जीरो पे एस टेंड्स टू जीरो, तो दिस इंप्लाइज दैट कि अल्फा अल्फा इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। ये जीरो करोगे तो अल्फा जीरो, तो एस इज इक्वल टू आ जाएगा ए टी क्यूब और डिवाइड बाय 3, दैट्स द आंसर, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है ना, ए टी क्यूब बाई 3 आ गया, दैट्स द आंसर। तो छोटे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं एग्जाम में, देखो जैसे ये क्वेश्चन भी तो छोटा ही सा क्वेश्चन था ना। तो ये पूछा क्वेश्चन 2.142, देखें जरा आंसर क्या है।
2.142 देखो ये दिया हुआ है ना आंसर, 80³/3। ठीक है ना, तो ये सभी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन बहुत आसान भी है एरोडो में, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन टफ हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसा करेंगे, ठीक है, कि एरोडोफ के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो थोड़े, ठीक है, और थोड़ा जो असाइनमेंट है ना उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, तो चलो कुछ एक्सपोजर तो आप लोग को मिल गया ना कि एंट्रोपी के क्वेश्चंस वगैरह कैसे किए जाते हैं। ठीक है ना, और हम पिछले क्लासेस में आप लोग को हीट इंजन के भी क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ठीक है, तो इसमें एरोडोम में हीट इंजन के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसके क्वेश्चन थोड़ा अटेम्प्ट कर लो, उससे कम से कम 4-5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, और एंट्रोपी के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, होपफुली एग्जाम में चाहे जैसा भी क्वेश्चन आएगा ना थर्मोडायनेमिक्स से वो बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो चलो अभी हम स्टॉप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो अब ये उसको रिवाइज करके आओगे तुम लोग। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट बताया गया था ना थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स का, तो उसको थोड़ा रिवाइज करके आओगे तो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स के बारे में थोड़ा और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सर मैकेनिक्स में एक डाउट था क्या डाउट है? सर, मतलब इन दो मास से सर कनेक्टेड विथ स्ट्रिंग एंड अनदर मास सर इज हीट हो रहा है सर, मतलब इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो बोल रहा है कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा सर? तो ये तो कराया है ना तुम लोग को क्लास में, ऐसा क्वेश्चन तो कराया है। देखो ऐसा है ना, तुम हीट बोले ना तो हमको लगा थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। वो हीट होता है ना, ऐसा ऐसा होता है ना कि जैसे दो मासेस हैं, ऐसा है ना, ये ये M1 है और M2 है, और ये क्या हो रहा है कि थर्ड मास आके इसको हिट कर रहा है, और हिट करके हाँ क्या सर, स्टिक कर रहा है। स्टिक कर रहा है, इन इलास्टिक हो रहा है, बट वो मैक्सिमम कंप्रेशन में नहीं, शायद। स्टिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ सर। हाँ तो ठीक है, तो क्या हुआ, तो इसमें देखो ऐसा करोगे कि जैसे मान लो कुछ भी मास है इसका, मान लो इसका मास M3 है, तो पहले इन दोनों में कंजर्वेशन मोमेंटम लगा दो। ठीक है ना, कंजर्वेशन मोमेंटम लगा के स्टिक करेगा ना तो उसका स्पीड निकल जाएगा तुम्हारा, ऐसा हो जाएगा कि ये ऐसा दोनों स्टिक कर गया इसमें, अब ये ऐसा है, इसका मतलब अभी इसका स्पीड मान लो u है, तो कोलिजन के बाद इसका स्पीड तुम्हारा निकल जाएगा v। ठीक है ना, और ये अभी रुका हुआ है। ठीक है ना, अब क्या है कि अब कोलिजन जो होना था हो गया। ठीक है ना, अब जो भी लॉस एनर्जी का होना था ना हो चुका है, अब दोबारा लॉस नहीं होगा, यहाँ पे इन इलास्टिक कोलिजन से लॉस ऑफ एनर्जी हो गया। अब देखो ये जा रहा है, ठीक है ना, तो ये आगे जाएगा तो इसको कंप्रेस करेगा तो ये भी चलने लगेगा। तो इसमें ये बताया गया है आप लोग क्लास में कि मैक्सिमम कंप्रेशन तब होता है जब दोनों की स्पीड फिर इक्वल हो जाएगी। अभी ये रुका हुआ है ना तो आगे बढ़ेगा ये, फिर एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि जब ये जो है ना ऐसा हो जाएगा, ये और ये है, ये चल रहा है मान लो v डैश स्पीड से, तो ये भी चल रहा होगा v डैश स्पीड से, तो इस केस में यहाँ पे जो है ना मैक्सिमम कंप्रेशन होगा दोनों का स्पीड जब इक्वल होगा। तो बस अब क्या करो, इस सिचुएशन को में और इस सिचुएशन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। ठीक है ना, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों लगा दो। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दोगे, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम इज इक्वल टू इसका मोमेंटम, तो ये इससे तुम्हारा v डैश तो डायरेक्ट निकल जाएगा, और फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दोगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसमें तो पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं है, इसमें काइनेटिक एनर्जी है नहीं, इसमें होगा काइनेटिक एनर्जी, इसमें काइनेटिक एनर्जी, और इसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कंप्रेशन। ठीक है, तो इस सिचुएशन और इस सिचुएशन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एनर्जी लगा दो। पहले ध्यान रखोगे इसमें और इसमें लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिर्फ। ठीक है ना, ये तीन सिचुएशन है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो फर्स्ट सेकेंड में लगेगा पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फिर सेकेंड और थर्ड में भी लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दोनों लगेगा। ठीक है ना, फिर बन जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको करके देखोगे बन जाएगा। मैक्सिमम सर कंप्रेशन जब होता है तो मास हाँ दोनों का जो स्पीड इक्वल हो जाएगा, दोनों अच्छा। मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन से निकालो, रिलेटिव वेलोसिटी कंडीशन से निकालो, चाहे जैसे भी निकालो, ठीक है, दोनों का स्पीड इक्वल ही आएगा, दोनों का दोनों का वेलोसिटी जो है ना इक्वल हो जाता है। ये हम लेकिन क्लास में कराए हुए हैं, तुम नोट्स अगर ये मतलब जो लोग मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं ना उन लोग को ये करा दिया गया है। ठीक है ना, चलो फिर अभी स्टॉप करते हैं। ठीक है, क्या हाँ बोलो। आज की ऑप्टिक्स की क्लास अपलोड करा दीजिएगा। ठीक है, करा